वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। ये वीर वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। दो बातें बोली गई हैं, दोनों में बोलने के लिए धरती और आसमान का डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा, पर लेकिन रियलिटी में इन दो ही कैटेगरी में आप लोगों को डिसाइड कर पाओगे और अपने आप को किस कैटेगरी में आप लोगों को रखना है। ये दो कैटेगरी जो है, पर लेकिन दोनों कैटेगरी का अपना अपना एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी। आप जोखिम लेने से भयभीत ना हो, यानी कि जिंदगी में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम कम बोलो, उसको चैलेंज बोलो। जिंदगी में कोई भी चैलेंज आ रहा है तो उसको लेने से डरना नहीं है। यदि आप जीत जाते हो तो नेतृत्व करोगे, यानी कि अगर जीत जाते हो तो आप लोग एक लीडरशिप की क्वालिटी आप लोगों के अंदर देखने को मिलेगी। और यदि हार जाते हो, यदि हार हो जाती है, जिसको आप लोग हार बोलते हैं, तो वो दूसरों का मार्गदर्शन कर सकते हैं आप लोग कि हाँ ये चीजें नहीं करनी है। और ये बात किसने बोली है? स्वामी विवेकानंद जी ने। यानी कि जिंदगी में आप लोग चाहे जीते चाहे हारे, पर हां आप लोग दोनों टाइम में अपनी जिंदगी को पहले के कंपेयर में ज्यादा प्रोडक्टिव बना पाओगे अगर आप लोग उस चीजों को ढंग से समझकर आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है कोई कमी रह गई उस टाइम पर, आप लोग वो चीज क्लियर नहीं कर पाए हो, पर बाद में आप लोगों ने जब चीजों को समझा कि ये कमियां रह गई तो दूसरों का मार्गदर्शन आप लोग कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कई बार शानदार कोच वो बन जाते हैं जिन्होंने कभी कोई मेडल नहीं जीता है, क्योंकि उनको पता है कि कहां कहां क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने अपनी लाइफ में भी कई बार फील होगी, कई सारे ऐसे लोग देखेंगे, और हो सकता है कि लाइफ के ऐसे ही दौर से आप लोग भी गुजर रहे हो। तब आप लोगों को डिसाइड करना है कि अपनी लाइफ को कौन सी डायरेक्शन देकर आप लोगों को चलनी है, तभी लाइफ में आप लोग चीजों को ढंग से अचीव कर पाओगे। और देखिए ये सारी चीजें जो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा बोली जाती है ना, ये सारी चीजें ये प्रैक्टिकल चीजें हैं। आप लोग इनको हाइपोथेटिकल चीजें नहीं बोल सकते कि हाँ यार ये तो बोल दिया बस, सबकी बात है, हाँ चलती रहती है, ये तो सब कोटेशन है, सुनकर साइड में कर दो। ये जो कोटेशन महान आदमियों के द्वारा बोली गई ना, वो उस जिंदगी को जी कर गए हैं यार। अगर आप लोग इनको ऐसे देखकर चलोगे कि हाँ बोल दिए और चले गए, वो वाली चीजें मत देखो, थोड़ा चीजों को अलग तरीके से देखो तो आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो काफी प्यारा, काफी शानदार और इंटरेस्टिंग आज का डिस्कशन रहने वाला है। टक टकी लगाकर आप लोगों को ये लेक्चर देखना है। वीडियो के एंड में आप लोगों से क्विज भी पूछ जाएगा और कल का रिवीजन भी करेंगे, तो बिल्कुल अच्छे से आप लोगों को ये लेक्चर एंजॉय करना है, ठीक है। आइए सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, इनको आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, फिर वीडियो के अंदर इनका आंसर भी होगा और काफी कुछ ऐसा भी होगा शायद आप लोगों ने कभी सुना ना हो, तो नया भी कुछ जानने को जरूर मिलेगा, ठीक है। बात की जा रही है लिव इन कपल। लिव इन कपल आप लोगों ने कई सारी मूवीज में भी देखे होंगे। लिविंग रिलेशनशिप में जब रहते हैं, इसको बोलते हैं कि दो इंसान बिना शादी के एक साथ में रह रहे हैं एज ए मैरिड कपल, तो इसको लिव इन रिलेशनशिप बोल देते हैं। तो यहां पर बोला जा रहा है कि अभी एक पर्टिकुलर हाई कोर्ट है हमारी कंट्री में, उसके द्वारा ये बोला गया कि जैसे कि हमारी कंट्री में राइट टू प्राइवेसी आ गया, अलग अलग पर्सन अपनी लाइफ को अपने हिसाब से एंजॉय कर सकते हैं, तो अगर कोई लिव इन रिलेशनशिप में लिव इन कपल अगर कोई रह रहा है तो वो भी सेम तरीके का प्रोटेक्शन डिजर्व कर रहा है जैसे कि मैरिड लाइफ, ठीक है। आप लोग उसको उसकी लाइफ उसके हिसाब से डिसाइड करने दो और उसको एंजॉय करने दो। कौन से हाई कोर्ट के द्वारा ये बात बोली गई है ये आप लोग को बताना है। नेक्स्ट बात की जा रही है यहां पर, ये अलार्मिंग फाइंडिंग आप लोग उसको बोल सकते हैं। अभी फिलहाल यहां पर AMAP, इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। बेसिकली एक रिपोर्ट अभी यहां पर देखने को मिली जिसमें यह बताया गया कि जो आर्टिक काउंसिल है उसके द्वारा यहां पर देखा गया कि पर्टिकुलर आर्टिक ओशन वाले रीजन में अभी फिलहाल काफी कुछ यहां पर पिघलता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। दो आर्टिक जो पर्टिकुलर रीजन है यहां पर, ये तो ये पर्टिकुलर एरिया है जिसको बोला जा रहा है यहां पर रिकजेविक, ठीक है। तो यहां पर ये मीटिंग अभी हुई, तो किससे रिलेटेड थी पूरा डिटेल में आप लोग आर्टिकल के अंदर बताऊंगा, तो आप लोग कई सारी चीजें समझ पाएंगे। अच्छा आप लोगों से पूछो अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर के बारे में, तो आप लोगों में से कितने ऐसे फैमिली मेंबर हैं जो आज के डेट में इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज कर रहे हैं? शायद ही कोई होगा, मुझे नहीं लगता है कि ज्यादातर तो क्रोम ही यूज कर रहे होंगे। बताइए कौन क्रोम यूज कर रहा है, वो सी लिखेगा, और जो इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज कर रहा है वो ई लिख दीजिएगा या फिर आई लिख दीजिएगा, ठीक है। तो बताइए कि आप लोग कौन सा यहां पर यूज कर रहे हैं। अभी यहां पर इसको बंद किया जा रहा है, जी हां सही चुना आप लोगों ने, यहां पर इसको अभी बंद किया जा रहा है। तो इसी के बारे में यहां पर ये आर्टिकल आप लोगों को ये बताना है कि कब इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बात की जा रही है वेरिएबल डियरनेस अलाउंस के बारे में। डियरनेस अलाउंस क्या होता है? इसको हिंदी में महंगाई भत्ता आप लोगों ने सुना होगा। गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है उसके हिसाब से सैलरी में भी कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट करती रहती है ताकि महंगाई को आप लोग ढंग से टैकल कर सके। तो बोला जा रहा है कि ये किसके बेस पर रहता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में बन जाएगा डायरेक्ट या फिर किसी स्टेटमेंट में। जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है ना, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, इसको सीपीआई आप लोग बोलते हैं, ये इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए होता है और इसके बेस पर आप लोगों का जो डियरनेस अलाउंस होता है वो यहां पर डिसाइड किया जाता है। आप लोगों को ये बताना है कि कौन इसको कंपाइल करता है, ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है, ठीक है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, स्टेटमेंट की फॉर्म में क्वेश्चन बन जाएगा, कंफ्यूजन मत होना। यूनियन जो मिनिस्टर हैं उनके बारे में यहां पर बात की जा रही है जिनके द्वारा लॉन्च किया गया नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये किसको मॉनिटर करेगा? तो ये मॉनिटर करेगा नरेगा वाले वर्कर्स को। तो इसके बारे में बताइए कौन सी मिनिस्ट्री का ये काम होगा। आप लोग देखें यहां पर, अगर नॉर्मल तरीके से मैं आप लोगों को नहीं बताऊं कि नरेगा वाले वर्कर को यहां पर ये मॉनिटर करेगा,
करेगा, तो कैसे आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो ये आप लोग समझ रहे हैं यहाँ पर अगर बोल दिया जाए डायरेक्ट की कौन सी मिनिस्ट्री है जो कि यहाँ पर नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर जो है उस ऐप को यहाँ पर एरिया को मॉनिटर करने की बात कर रही है। कहीं पर भी नहीं आया यहाँ पर कि मनरेगा का नाम आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में फ्रेम होते हैं कि आप लोगों को कंफ्यूज किया जाए, तो ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। व्हाइट फंगस, जिसको आप लोग यहां पर कैंडिडासिस के नाम से भी आप लोग जानते हैं नॉर्मली, तो ये फंगल इन्फेक्शन होता है। तो एक तरीका फंगस होता है जो कि ये देखने को मिलता है, इसका नाम आप लोग को बताना है। इंडियन पीनल कोड, हिंदी में बोलते हैं भारतीय दंड संहिता, आप लोगों को ये बताना है कि कौन सा सेक्शन है इसका, जो कि बात करता है कि दो ग्रुप के बीच में अगर लड़ाई लग रही है, रिलीजन को लेकर, रेस को लेकर, प्लेस ऑफ बर्थ को लेकर, कहां पर रहते हैं, किसी लैंग्वेज को लेकर, उनके बीच में अगर लड़ाई लग गई है, तो यहां पर आप लोगों को ये बताना है कौन सा सेक्शन है यहाँ पर उसके लिए पनिश करता है कि हाँ किसने इस तरीके का सिस्टम स्टार्ट किया है। यहाँ पर ये नेशनल पेंशन सिस्टम जो है ये हमारी कंट्री में 2004 में आया, ठीक है। तो यहां पर ये आर्म फोर्स के लिए नहीं मिलता है। आर्म फोर्स के लिए आप लोगों को पता है अलग से कैंटीन की फैसिलिटी और कई सारी फैसिलिटी रहती हैं। इसको इंप्लीमेंट किया जाता है इसको इंप्लीमेंट किया जाता है PFRDA के द्वारा। तो इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है और ये इंपॉर्टेंट भी है। यहां पर आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन भी डायरेक्ट बन जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। एक किताब है जो रिसेंटली आप लोगों ने इसके बारे में अगर सुना हो कहीं पर, हिस्ट्री में क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है, द्रास ए हयात, ठीक है। तो ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है, इंपॉर्टेंट बात क्या है इस किताब में, ये एजुकेशन के बारे में बात कर रही है, खासकर यंग जो यंग चिल्ड्रन में, खासकर जो गर्ल्स होती हैं उनके लिए। पुराने टाइम पर, जिस टाइम पर हम लोग पैट्रियार्कल सोसाइटी में रहते थे और लड़कियों के बारे में बात भी नहीं करते थे, उस टाइम पर यहां पर ये किताब लिखी गई, वो भी लड़कियों के लिए। तो किसके द्वारा लिखी गई, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, आइए तो बात करते हैं इंपॉर्टेंट डे के बारे में। काफी एक बात कर सकते हैं इस डे को आज की डेट में, खासकर जैसा माहौल बना हुआ है ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो ये डे डिस्कस करने लायक है। बात की जा रही है डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन, यानी कि जैसे कि अगर मैं आप लोगों को बात करूं, जो फिलहाल अभी इजराइल और जो पैलेस्टीन के बीच में चल रहा है, वहां पर बहुत सारे बच्चों की भी जान जा रही है, लड़ रहे हैं दो देश पर मर रहे हैं बच्चे। तो इस तरीके का माहौल आप लोग कई सारे एरिया में देखने को मिल जाएगा ऑल ओवर वर्ल्ड में आज की डेट में। तो इस तरीके के जो बच्चे होते हैं उनके बारे में कौन बात करेगा, तो यूनाइटेड नेशन यहां पर बात करता है कि यार इस तरीके के जो बच्चे हैं जिनको ये दिक्कत देखने को मिल रही है, उनके भी कुछ अधिकार हैं, उनकी भी जिंदगी है, वो भी इंसान है, उनके बारे में थोड़ी बात कर लो। तो 4 जून को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है उनके बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए कि हाँ यार इस तरीके से जो लोग हैं ना, अगर बच्चों के बारे में बात की जाए तो बच्चे काफी ज्यादा इंपैक्टेड होते हैं, यानी कि उनको थप्पड़ पड़ते हैं, मार पड़ती है, कई बार उनकी जान भी चली जाती है। अगर बात करें उनका मानसिक संतुलन जो है वो भी ढंग से नहीं स्टेबल रह पाता है। इसी के साथ में इमोशनल भी उनको कई बार एब्यूज किया जाता है, गाली गलौज किए जाते हैं, कई सारी दिक्कत उनको देखने को मिलेगी। तो इस तरीके के बच्चे, अगर किसी के पेरेंट्स जो है चले गए इस दुनिया से, आप लोग सोचिए अनाथ नाम का वर्ड उनके साथ में जुड़ जाता है और हर एक इंसान जो है उनसे अपना फायदा निकालने की कोशिश करता है। तो इस तरीके के बच्चों के बारे में क्या किया जाए, उनकी तो कोई गलती नहीं थी, अगर कहीं पर एग्रेशन हुआ, लड़ाई हो गई, कहीं झगड़े हो गए, दंगे हो गए, उनके माँ बाप की जान चलेगी, तो उसमें उनकी क्या गलती है। तो उनके राइट के बारे में भी कोई बात करे, उनके हक के बारे में, अधिकार के बारे में, उनके एजुकेशन के बारे में, उनके हेल्थ के बारे में कोई बात करे, इसीलिए ये डे आप लोगों को देखने को मिलता है। आइए अब शॉर्ट न्यूज के ऊपर डालते हैं, एक एक न्यूज देखते हैं क्या क्या बातें यहां पर कर रही है, और यहां से आप लोग ये डायरेक्ट भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या फिर कुछ लिखने के लिए आए तो आप लोगों को थोड़ा आइडिया यहां पर इसके बारे में होना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे लिव इन रिलेशनशिप में जो कपल रहते हैं उनके बारे में। तो अभी यहां पर पंजाब और हरियाणा का जो हाई कोर्ट है उसके द्वारा यहां पर एक बात बोली गई है कि यार जो भी कपल जो है वो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं वो अपनी मर्जी से यहां पर रह रहे हैं, उनकी जो एज है वो इतनी हो चुकी है कि वो खुद डिसाइड कर सकते हैं कि उनकी ये चॉइस सही है या फिर गलत है। तो उनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, राइट टू प्राइवेसी का अधिकार दे दिया यहां पर केएस पुत्तस्वामी केस के द्वारा 2017 से आर्टिकल 21 के तहत वो यहां पर इस राइट को एंजॉय कर सकते हैं, अपना खुद का पार्टनर चूज कर सकते हैं, ये भी उनके पास में अधिकार है। तो बिल्कुल शादी जैसी प्रोटेक्शन उनको क्यों नहीं मिल पाती है। तो इसके चलते यहां पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बोला है कि ये उनकी खुद की चॉइस है, उनकी खुद की जिंदगी है, वो बर्बाद कर रहे हैं फिर उसको आबाद कर रहे हैं, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी उनकी रहेगी पूरी। तो पार्टनर कौन उनको चूज करना है ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संवैधानिक अधिकार है। तो उनको अपना पार्टनर जो है वो अपने हिसाब से चूज कर लेना चाहिए, इसमें किसी का कोई इंटरफेयर नहीं है। और अगर कोई इस तरीके से अपने पार्टनर चूज कर लेता है तो उसको प्रॉपर प्रोटेक्ट करना, अगर कोई दिक्कत सोसाइटी में देखने को मिल रही है तो उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करानी है। तो जो भी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि जो एसपी होते हैं उनको बोला गया कि अगर कोई ऐसा कपल है उनको कोई हार्म ना पहुंचे आसपास वाले लोगों से, उनकी लिबर्टी है उसको ध्यान में रखते हुए उनकी शादी को या फिर उनकी लिव इन रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है। तो कहने का मतलब यहां पर यह
कि अगर बात करें मैरिज के बारे में, अडॉप्ट ए नॉन फॉर्मल अप्रोच अगर किसके द्वारा ली जा रही है, जैसे कि फॉर्मल क्या होता है, शादी हो गई, बाकायदा स्टेज पर खड़े हुए सबने फोटो खिंचाए, बाकायदा उसकी एक वीडियो बन गई, एक एल्बम बनकर आ गई, उसमें सबने साइन कर दिया, सबने एक्सेप्ट कर लिया कि इनकी शादी हो गई है। पर लेकिन लिविंग रिलेशनशिप में ऐसा कुछ झमेला आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। उसमें दो इंसान डिसाइड करते हैं कि एक दूसरे के साथ में रहते हैं, अच्छा लगता है कंटिन्यू कर लेते हैं, जब अच्छा नहीं करते एक दूसरे से दूर हट जाते हैं। वहां पर ऐसी अप्रोच देखने को मिलती है, तो वहां पर थोड़ा सा लिबरल माहौल आप लोगों को देखने को मिल जाता है। पर लेकिन दोनों काम तो जो प्रोसीजर है पूरा, जिस तरीके से दो मैरिड कपल रहते हैं, शादीशुदा लोग रहते हैं, रहेंगे तो ये भी सारे काम तो ये भी सारे वही करेंगे। तो फिर यहां पर इनमें डिफरेंस क्यों किया जा रहा है? बस एक फॉर्मल रिलेशनशिप नहीं है कि हाँ शादी में सब आए, खाना खा के गए, फोटो खींची, नाच गाना हुआ, वो न होने की वजह से इसमें डिफरेंस क्या है? तो हाईकोर्ट सीधा सीधा यही बात बोल रहा है कि यार देखो, दोनों एक ही जैसी चीजें हैं, दोनों ये भी अपने बेबी कर सकते हैं, आराम से उनको आगे बढ़ा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इनकी खुद की लाइफ, अपने खुद के डिसीजन ले सकते हैं, तो इनको भी सेम प्रोटेक्शन यहां पर मिलनी चाहिए। तो हाई कोर्ट के द्वारा ये क्लैरिफाई किया गया यहां पर कि लिविंग रिलेशनशिप को सेम राइट दो जो कि एक मैरिड कपल को यहां पर मिलते हैं। आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है? आप लोग अपनी राय बता सकते हैं कि अगर आप लोगों से कोई पूछे कि आप लोग किसको प्रेफर करोगे, ठीक है, जैसे एक फैमिली सिस्टम है, प्रॉपर मैरिज सिस्टम है, उसको आप लोग प्रेफर करोगे, तो आप लोग किसको प्रेफर करोगे? फैमिली सिस्टम, मैरिज सिस्टम जो नॉर्मल तरीके से होता है, या फिर लिविंग रिलेशनशिप में रहना आप लोग पसंद करेंगे? तो इसके बारे में आप लोग ये क्या राय है? अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो आप लोग इसका आंसर क्या देंगे? तो आंसर बताइए। आई होप कि आप लोग इसके बारे में थोड़ा सोचेंगे और आप लोग एक सही आंसर निकाल कर लेकर आएंगे अपने एक्सपीरियंस के बेस पर, जो भी आप लोगों ने अपने आसपास में देखा है। ठीक है, आइए अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। ये भी एक प्यारी न्यूज बोल सकती है, आप लोगों ने सुना होगा कि नया 9 दिन पुराना 100 दिन। ठीक है, तो वही बातें हैं, पुराना लंबे समय से चलता हुआ आ रहा था, पर लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि पुरानी चीजें हम लोग को छोड़नी पड़ती हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा मिल्खा सिंह मूवी, जब वो बोलता है कि आपसे दूर नहीं जाना है मुझे अपने पुराने खोज को, वो बोलता है कि अगर तुमको उड़ना है आसमान में, ठीक है, तो तुमको जो तुम्हारी जो पुरानी चीजें हैं उनसे दिल लगाना छोड़ना पड़ेगा। तो ये बात बोली जाती है। अब यहाँ पर जो माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट आप लोग जो भी आज के दिन में विंडो वगैरह यूज करते हो, जो नॉर्मल जो आप लोगों का लैपटॉप होता है उसके अंदर अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पर इंटरनेट एक्सप्लोरर आप लोग यूज किया करते थे, तो अभी ये इंटरनेट जो एक्सप्लोरर है यहाँ पर उसको बात की जा रही है, उसको रिप्लेस किया जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट एज के साथ में। ठीक है, तो अभी यहां पर माइक्रोसॉफ्ट एज आ गया है, जिसके चलते ये बोला जा रहा है कि पुराना जो है यहां पर जब ये लॉन्च किया गया था, पुराना जो इंटरनेट एक्सप्लोरर था यहां पर जो आज के डेट में आप लोग यूज करें, वो आउटडेटेड हो चुका है। उसमें सिक्योरिटी भी इतनी प्रॉपर वे में नहीं है जितनी होनी चाहिए आज के डेट की जो इंपॉर्टेंस है उसके हिसाब से। आज के डेट में आप लोग अलग अलग तरीके के सिस्टम यूज करें, जैसे कि एंड्रॉइड सिस्टम हो गया, ठीक है, कई तरीके के आई लोग जैसे एंड्रॉइड सिस्टम हो गया या फिर लाइनेक्स हो गया, ठीक है, इसी के साथ में iOS सिस्टम हो गया। तो वहां पर जो सिक्योरिटी होनी चाहिए, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर आप लोगों को इतनी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करा पा रहा है जितना जो माइक्रोसॉफ्ट एज प्रोवाइड करा रहा है। ये बेसिकली अपडेट किया गया है प्रेजेंट टाइम के हिसाब से। तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बोला गया कि यहां पर ये स्टार्ट किया गया था विंडो 10 के लिए, विंडो 10 और विंडो एक्सबॉक्स के लिए, यहां पर ये जो एक्सबॉक्स 1 है उसके लिए यहां पर ये 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। आगे चलकर इसको अपग्रेड कर दिया गया 2017 में, किसके लिए? एंड्रॉइड के लिए और iOS यानी कि जो एप्पल वाला सिस्टम होता है उसके लिए। फिर यहां पर ये मैक के लिए इसको अपडेट कर दिया गया 2019 में, अब इसको मैक के अंदर भी आप लोग यूज कर सकते हो। और जो लाइनेक्स जो सिस्टम है उसके लिए इसको 2020 में अक्टूबर में इसको अपडेट कर दिया गया। तो जो ये ऐसा सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये है माइक्रोसॉफ्ट एज। तो ये वाला सिस्टम आज के डेट में इनके द्वारा बोला जा रहा है अडेप्ट कर लिया जाना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि 15 जून 2022 में इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है उसको सर्विस जो है उससे एंड कर दिया जाएगा, यानी कि उसको खत्म कर दिया जाएगा। तो पहले से इसको अनाउंस किया गया ताकि आगे चलकर आप लोग जो है अपना जो भी सिस्टम यूज कर रहे हैं उसको प्रॉपर वे में आप लोग यूज करना स्टार्ट कर दें। कंपनी खुद ये बात बोल रही है, ये बात आप लोगों को और नहीं बोल रहा है तीसरा पर्सन, कंपनी खुद बात बोल रही है कि ये सिक्योर नहीं है। ठीक है, तो इसके चलते यहां पर आज के दिन में आप लोगों ने देखा होगा ये एक नया सिस्टम आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो दोनों पर ये अच्छा आप लोगों को नजर आएगा, डेस्कटॉप पर भी और मोबाइल पर भी, दोनों जगह आप लोग इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी बातें यहां पर बोली जा रही है, तो इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है यहां पर ये इसका डेब्यू किया गया, डेब्यू मतलब जब स्टार्ट किया गया तो 1995 में इसको स्टार्ट किया गया था, और उस टाइम पर यहां पर पार्ट था विंडो 95 सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम जो हुआ करता था पुराने टाइम में, उसका ये पार्ट था। तो कंपनी चाहती है कि जो मॉडर्न सिस्टम ब्राउजर है जो यहां पर गूगल के द्वारा उसको यूज किया जाए ताकि आज की डेट में कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिले। थॉमस रेयरडॉन इनके द्वारा यहां पर इसको लॉन्च किया गया था 1995 में। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है आप लोगों के सामने जो कि आप लोगों को थोड़ा सा आइडियाज के बारे में रखना है। ठीक है,
इसी के साथ में आप लोगों ने देखा होगा अभी फायरफॉक्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, 2004 में उसको लॉन्च किया गया था। फायरफॉक्स भी कई सारे लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। गूगल क्रोम आप लोगों ने देखा होगा जो कि काफी लार्ज स्केल पर हर एक इंसान के फोन में है, ठीक है। इवन अगर बात की जाए जैसे कि आप लोग नॉर्मली अगर एप्पल का जो सिस्टम आप लोग देखेंगे, ठीक है, तो उसके लिए सफारी आता है, पर लेकिन वहां पर भी आप लोगों को मैक्सिमम लोग जो है वो क्रोम यूज करते हुए नजर आएंगे। अप टू द डेट सारी फैसिलिटी शानदार तरीके के फंक्शन उसमें रहते हैं, इसकी वजह से लोग उसको मैक्सिमम यूज करते हैं। उसको 2008 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, पता होना चाहिए जो आप लोग यूज कर रहे हैं क्या क्या उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री है, ताकि यूज करने में भी मजा आए और आप लोगों को पता भी रहे, कोई पूछे तो क्या कर रहे हो तो आप लोग तुरंत बता पाए कि ये कर रहे हैं और पता है इसके बारे में, ऐसा नहीं कि हम लोग आंख बंद करके यूज कर रहे हैं, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर, पर लेकिन इसके लिए आप लोगों को मैप की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो ई है हमारा गोला, इसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। जब आप लोग देखेंगे साउथ जो पृथ्वी का जो पोल होता है उसको बोलते हैं आप लोग आर्टिक ओशन, ठीक है। तो नॉर्मली साउथ में आप लोग आर्टिक ओशन देखने को मिलेगा, पर लेकिन जैसे ही नॉर्थ में आप लोग जाएंगे तो यहां पर आप लोगों को ये बेसिकली आर्टिक देखने को मिलेगा, यानी कि यहां पर हो गया आप लोग सॉरी अंटार्कटिक क्या बोल दिया मैंने, ये यहां पर अंटार्कटिका ओशन आप लोगों को एरिया देखने को मिलेगा अंटार्कटिक, ठीक है। ऊपर आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को आर्कटिक सी देखने को मिलेगा। तो ये नीचे हो गया एक तरीके से, ये वाला जो पोर्शन हो गया ये एक तरीके से जमीन का टुकड़ा है, ठीक है। तो यहां पर आप लोग देखेंगे तो ये एक ओशन है, ठीक है। तो इन दोनों को आप लोग डिफरेंस समझिएगा, ये ओशन की तरीके से देखा जाता है और ये एक लैंड पीस है, ठीक है। अंटार्कटिक वाला जो अंटार्कटिका वाला रीजन है, तो ये दोनों में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, ये वाला पोर्शन जो है नॉर्थ वाला पोर्शन जहां पर काफी लार्ज स्केल पर बर्फ जमी हुई आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उस टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से हो क्या रहा है, यहां पर इस पर्टिकुलर रीजन में भी बर्फ पिघल रही है। तो उसी का एक एनालिसिस किया गया और उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है कि क्या क्या दिक्कत है। तो आर्कटिक जो है उसके द्वारा यहां पर अभी जो वार्मनेस उसकी देखने को मिल रही है, यानी कि गर्म जो हो रहा है वो 3 गुना ज्यादा देखने को मिल रहा है नॉर्मल तरीके से, फास्टर एक तरीके से यहां पर चीजें हो रही है। यानी कि ये माना जा रहा है कि अगर जिस लेवल पर टेम्परेचर बढ़ रहा है उसी लेवल पर अगर टेम्परेचर यानी कि जो यहाँ पर टेम्परेचर है वातावरण का वो बढ़ता रहा और अगर 2 डिग्री तक यहाँ पर ये पहुंच जा रहा है तो 10 गुना जो उसकी पिघलने की क्षमता है, गर्म होने की क्षमता है, वो 10 गुना तक बढ़ जाएगी। तो इस पे अगर कल को कोई पोलर बियर रहते हैं फिर जो भी जीव जंतु रहते हैं वो भी आप लोगों को मरते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उनकी जिंदगी का पैटर्न ही यहाँ पर उसको लेकर है। तो वहां पर उनका पैटर्न वो नहीं चलेगा तो फिर दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो टेम्परेचर काफी बड़ा रोल प्ले करता है बहुत सारी चीजों में। कोई भी खेती आज के दिन में आप लोग करते हैं ना, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा यहाँ पर, ये अगर आप लोग एनसीईआरटी उठा रहे हैं तो एनसीईआरटी में आप लोगों ने जब पढ़ाई की होगी तो आप लोगों को देखने को मिला होगा कि वहां पर दे रखा है कि कौन से वातावरण के टेम्परेचर में कौन सी खेती होती है, कितना पानी की रिक्वायरमेंट होती है, जमीन यानी कि जो मिट्टी होती है उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, ये सारी बातें एनसीईआरटी में बता रखी है। अगर वहां पर टेम्परेचर के अंदर कुछ चेंज आ गया, पानी की रिक्वायरमेंट के अंदर कुछ चेंज आ गया, अगर जमीन की जो उपजाऊ शक्ति है उसके अंदर कोई चेंज आ गया तो वो खेती में दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाती है। इसी तरीके से आसपास वाले एरिया में जहां पर भी कोई दिक्कत होती है तो उसका पैटर्न का जो इंपैक्ट है वो आप लोगों को हर जगह देखने को मिलेगा। तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, आर्कटिक मॉनिटरिंग असेसमेंट प्रोग्राम के बारे में, यानी कि आर्कटिक रीजन में जो मॉनिटर मतलब देख रेख करने वाला, असेसमेंट मतलब क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है उसको चेक करने वाला, ये जो पूरा प्रोग्राम है ये एक तरीके का यहां पर आप लोग बोल सकते हैं ग्रुप है जो कि आर्कटिक काउंसिल के साथ में मिलकर यहां पर काम करता है कि चीजें क्या सही है क्या गलत है, क्या चीजें हो रही हैं उनको ठीक से चेक किया जाए। तो इसकी मीटिंग देखने को मिली यहां पर, ये है यहां पर रिकजेविक वाले रीजन में इसकी मीटिंग देखने को मिली और इनके द्वारा यहां पर ये बातें बोली गई कि अगर पेरिस अकॉर्ड यानी कि जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, उसमें बोला गया था कि 1.5 डिग्री टेम्परेचर रहने वाला है। तो अगर 1.5 डिग्री टेम्परेचर रहता है तो आप लोगों की सेहत के लिए अच्छा है, अगर उससे ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाते हैं तो फिर ये आप लोगों की सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। रीजन क्या है क्यों अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जब यहां पर पानी आना स्टार्ट होएगा, पिघलना स्टार्ट होगा बर्फ, तो काफी लार्ज स्केल पर वो बर्फ जो है वो ओशियन के अंदर जाएगा और उसके चलते जो इंपैक्ट देखने को मिलेगा वो एक ह्यूज इंपैक्ट सामने निकल कर आएगा, जिसके बारे में हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बातें हैं जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। क्वेश्चन अगर बन जाए तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हाँ कहां पर क्या क्या चल रहा है। तो अगर आप लोगों को क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट के बारे में कुछ लिखने के लिए आए तो ये भी आप लोग वहां पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई बेसिक चीजें। टेम्परेचर अगर देखा जाए काफी लंबे समय से बढ़ता हुआ जा रहा है, जितने ज्यादा फोसिल फ्यूल हम लोग जला रहे हैं, जो जो एक्टिविटी हमारी चल रही है, तो उसके चलते यहां पर इन चीजों को अलग से थोड़ा सा प्रेफरेंस देना पड़ेगा। कोई भी अगर किसी ऐसी पोजीशन पर पहुंच गया जो दूसरा पर्सन सोचने के लिए मजबूर हो जाए कि जाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, तो इसका मतलब है कि पहले वाले ने कुछ ना कुछ शामदाम दंड भी जरूर लगाया उस पोजीशन पर पहुंचने के लिए। बात कर रहा हूं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के ऐसी ऐसी खुफिया चीजें निकल कर आ रही है अभी सामने कि यूरोप के नेताओं की जासूसी कराई जा रही है, इनकी जो ऐसी ऐसी जेलें भी देखने को मिल रही है जहां पर लोगों को रखा जाता है और कई बार लोगों की वहीं पर ही जान चली जाती है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जो यहां पर यूएसए के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन द्वारा, उनके द्वारा डिक्लेयर किया गया है यहां पर शटडाउन करने के लिए। आखिर क्या शटडाउन किया जा रहा है,
एक पर्टिकुलर रीजन आप लोग यहां पर देखिए, ठीक है, ये पर्टिकुलर रीजन आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा, ये कैरेबियन सी वाला रीजन है यहां पर ये। तो यहां पर इनका डिटेंशन सेंटर था, अगर किसी को पकड़ना है तो यहां पर ले जाकर डाल दो, तो ये क्यूबा वाला रीजन है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर क्या करते थे, ये अपना जो भी लगता था इनको ये सही इंसान नहीं है, ठीक है, तो उसको वहां पर ये उठाकर डाल देते थे। ये पर्टिकुलर जो रीजन था इसको शट डाउन करने की बात की जा रही है, इसका नाम था गुंटानामो, ठीक है। तो ये बे डिटेंशन कैंप था यहाँ पर, जो कि यूएसए के द्वारा चलाया जा रहा था। और यहाँ पर बेसिकली यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जो मिलिट्री है उसका आप लोग एरिया इसको बोल सकते हैं। तो ये बे एक नेवल बेस आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलता था, जिसको यहाँ पर गुंटानामो GTMO या फिर यहाँ पर गित्मो के नाम से भी इसको जानते थे। तो ये क्यूबा वाला जो एरिया है, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का नाम सुना है, 1962 में जब इंडिया और चाइना की वार भी हुई थी, तो उस टाइम पर यहाँ पर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस था, ठीक है। तो फिदल कास्त्रो थे एक साइड में यहाँ पर, और उस साइड में यहाँ पर कंडीशन खराब हो गई थी यूएसए के साथ में बेसिकली बात की जाए तो ये थी रसिया के द्वारा, जिसको यूएसआर बोलते थे, उन्होंने जाकर अपना सिस्टम रखने की बात की थी यहाँ पर जिसके क्यूबा के अंदर, ताकि यूएसए के ऊपर कंट्रोल किया जा सके। तो वो काफी बुरी कंडीशन देखने को मिली। जनवरी 2021 में 731 के करीब यहाँ पर 780 में से जो लोग हैं डिटेन किए गए, उनको ट्रांसफर किया गया। 40 के करीब रिमेन है और 9 की यहाँ पर लगभग जान जा चुकी है कस्टडी के अंदर में। तो ये ऐसी जो न्यूज यहाँ पर जब सामने निकल कर आती है तो ये समझ में आता है कि कोई ना कोई कंट्री ऐसी ऐसी हरकतें कर रही है। और अगर आप लोगों को याद होगा, एक आर्टिकल मैंने आप लोगों से बात की थी डिसअपेरेंस के बारे में। आज की डेट में कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, अगर उसके खिलाफ कोई आवाज उठा रहा है, कोई उल्टी सीधी हरकतें देखने को मिल रही है, तो उसको डिसअपियर करा देती है। डिसअपियर का मतलब है कि प्रॉपर ऐसा नहीं कि पकड़ के जेल में डालते उसके खिलाफ केस चल रहा है और फिर पब्लिक में मीडिया उसको कवर कर रही है, नहीं, उस इंसान को उठाकर या तो उसको मार दो, दफना दो, कहीं फेंक दो उसको, उसके बारे में पता ना हो किसी को, ऐसी जगह उसको डाल दो जहां पर वो दम घुटकर अपने आप ही मर जाए। ऐसी कंडीशन आप लोग कई बार देखने को मिलेगी और कई सारी कंट्री गवर्नमेंट पास्ट में ऐसी हरकतें करती हुई नजर आई है। तो फिलहाल भी अभी बोला जा रहा है म्यांमार के अंदर ऐसी एक्टिविटी काफी ज्यादा स्केल पर देखने को मिल रही है। ऐसी एक्टिविटी आप लोगों को बांग्लादेश में और पाकिस्तान में बड़ी फ्रीक्वेंटली देखने को मिलती है। चाइना के अंदर तो ये कॉमन फिनोमिनन है। चाइना के अंदर तो अगर आप लोग देखिएगा जाकर, ये काफी फ्रीक्वेंटली देखने को मिलता है, किसी की हिम्मत ही नहीं है खिलाफ आवाज उठा दे। तो ये अगर यूएसए के द्वारा ये जो जेल बनाई गई उसी तरीके का एक यहाँ पर इनका इन्वेंशन था। यूएसए के प्रेसिडेंट थे उस टाइम पर जॉर्ज W बुश, ठीक है। तो उनके एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा यहाँ पर ये हरकतें की गई 2002 के हेरफेर में, ठीक है। तो तब यहाँ पर ये सिचुएशन निकल कर आई। हालांकि बात करें जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है, जो कि दुनिया में शांति बनाकर कैसे रखनी है उस चीज को सपोर्ट करती है, उन्होंने इसको बोला कि ह्यूमन राइट के खिलाफ एक काफी बड़ा एक हनन आप लोग बोल सकते हैं, क्योंकि इंसानों को इंसान की तरीके से ट्रीट न करना, तो ये हरकतें यहां पर देखने को मिलेगी। तो ये ऐसी हरकतें खासकर जो यूएसए जैसी कंट्री को शोभा नहीं देती है, पर सामने निकल कर आई है बातें, तो फिर इनके बारे में डिस्कस भी किया जा रहा है। तो कल को अगर क्वेश्चन भी पूछा जाए मैप में कि है कहां पर, यहां पर, ठीक है, तो ये इसके बारे में आप लोगों को याद रखना है। क्यूबा के पास में आप लोगों को देखने को मिलेगा कैरिबियन सी में, पर्टिकुलर मैप बेस्ड लोकेशन से आप लोगों का क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। ये जो न्यूज निकल कर आ रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की साइड से, उनके द्वारा वेरिएबल डेयरनेस अलाउंस, यानी कि एक तरीके से जो महंगाई भत्ता है उसके बारे में बात की जा रही है, तो उसके रेट को रिवाइज किया है। तो उसी के चलते यहां पर ये न्यूज आ गई है। तो आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि यहां पर ये कैसे कैसे डिसाइड किया जाता है, किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है, क्या क्या पैटर्न इसका देखने को मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर बात की जा रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी यहां पर लोग हैं उनके बारे में बात की जाएगी। तो डिफरेंट कैटेगरी के जो वर्कर है जो इंगेज रहते हैं, अलग अलग जो एरिया में काम करते हैं, तो उनके लिए यहां पर ये सिस्टम देखने को मिलेगा। और जो ईपीएफओ की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, क्योंकि लेबर मिनिस्ट्री के बारे में बात की जा रही है। तो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री किसके अंडर में, यह संतोष गंगवार जी के अंडर में, ठीक है। तो ये मिनिस्टर है आज के डेट में, इनके द्वारा बोला गया कि 1.5 करोड़ के करीब जो वर्कर्स हैं उनको फायदा देखने को मिलेगा। तो 1 अप्रैल से यहां पर ये हमारी कंट्री में इंप्लीमेंट कर दिया गया है। तो कई बार इन चीजों के ऊपर कमेंट किए जाते हैं, तो ये फिर से न्यूज में आ जाते हैं। तो एक मोटा मोटा सा आइडिया इसके बारे में आप लोग रख सकते हैं। जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है उसके द्वारा बोला गया जो रेट फिक्स है, ठीक है, शेड्यूल जो यहाँ पर बेसिकली एम्प्लॉयमेंट जो एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के स्पेयर में जो काम किया जाता है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट रेलवे हो गया, ठीक है, जैसे कि माइनिंग हो गई, ऑयल फील्ड के एरिया में लोग काम करने वाले हो गए, या मेजर पोर्ट पर कहीं कोई काम कर रहे हैं, तो जो सेंट्रल स्पेयर में होते हैं, इनके सेंटर वाले जहां पर एरिया है वहां पर वो काम करते हैं, तो उनके लिए आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। तो रेट जो है एप्लीकेबल रहेंगे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर या फिर कोई कैजुअल वर्कर है उनके लिए भी रहेगा, ऐसा नहीं है कि जो परमानेंट वर्कर है उन्हीं के लिए रहेगा। तो सबको इसका फायदा यहां पर देखने को मिलेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात हो गई, क्योंकि पता है आप लोगों को कोविड-19 के चलते कैसी कंडीशन देखने को मिल रही है, तो थोड़ा सा फायदा उनको देखने को मिल जाए, तो उसके चलते यहां पर इसको चेंज किया जा रहा है। जो चीजें हैं यहाँ पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसको सीपीआई आप लोग बोलते हैं, इसके हिसाब से काम किया जाता है। इसमें जो इंडस्ट्रियल वर्कर वाली कैटेगरी है उसके हिसाब से काम किया जाता है, और लेबर ब्यूरो के द्वारा यहां पर इसको कंपाइल किया जाता है।
तो ये बेसिक क्वेश्चन अगर एग्जाम में बन जाए या फिर लिखने के लिए कुछ आए तो कंफ्यूजियाना नहीं है, आप लोगों को पता होनी चाहिए बेसिक चीजें क्या क्या हैं ताकि क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे सको। बात करते हैं यहां पर गांव वाला जो मंत्रालय है उसके बारे में, जिसको बोलते हैं रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। ठीक है, तो यूनियन मिनिस्टर रूरल डेवलपमेंट कौन है, तो ये है एनएसटी यानी कि नरेंद्र सिंह तोमर। तो नरेंद्र सिंह तोमर साहब जो हैं उनके द्वारा यहां पर रिसेंटली अभी लॉन्च किया गया है एनएमएमएस। ये क्या है यहां पर, इसको बोलते हैं नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर। तो आप लोगों को ये बोला जाएगा कि यार ये किस लिए लॉन्च कर दिया, गांव में इसकी क्या जरूरत पड़ गई। तो जो ये एरिया में यहां पर बेसिकली जो एप्लीकेबल होगा उसके बारे में अगर आप लोग जानेंगे तो आप लोग समझ पाएंगे। तो एरिया यहां पर बेसिकली ये जो ऐप है यहां पर और एरिया ऑफिसर है वो मॉनिटर करेगा इन सब चीजों को, किसके लिए, जो नरेगा के जो वर्कर हैं यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। तो इसके अंदर जो लोग काम करते हैं कई बार उसके अंदर कई सारे घपले देखने को मिलते हैं, या तो कोई काम नहीं कर रहा है उसकी सैलरी कट की जा रही है, या फिर उनको प्रॉपर वे में सैलरी नहीं दी जा रही है। तो कई सारी ऐसी चीजें देखने को मिलेगी कि यहां पर कुछ ना कुछ घपला न हो जाए, उसको रोकने के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट किया जा रहा है ताकि जो पैसे का जो लीकेज है वो सही डायरेक्शन में बढ़े। यहां पर तो जियो टैगिंग जो फोटोग्राफी यहां पर देखने को मिलेगी, ऐसे नहीं कि यहां पर पर्टिकुलर फोटो खींचा, अच्छा ये काम कर रहा है उसको तुरंत यहां पर उसका अपलोड कर दिया। तो इस तरीके से यहां पर प्रॉपर रियल टाइम इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी कि इस पर्टिकुलर एरिया में काम कैसे चल रहा है। पेमेंट ट्रांसफर का जो प्रोसीजर है वो भी आसान हो जाएगा, अच्छा ये इंसान काम कर रहा है इसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो गया, तो अगर कोई अलग से इंटरफेरेंस है वो यहां पर दूर किया जाएगा। ऑफिसर मॉनिटरिंग जो ऐप है यहां पर ये बेसिकली ऑनलाइन जो भी चीजें होंगी उनके बारे में प्रॉपर जो स्टैम्प्ड और जो यहाँ पर एक तरीके से कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा फोटोग्राफ के साथ में। तो डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है और भी चीजों के लिए ढंग से चीजों को यूटिलाइज कर पाएगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये अगर चीजें एक जगह से मान लीजिए आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ लिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैथमेटिक्स बस आप लोगों को एग्जाम में ही कम आएगा। रियल टाइम में भी अगर लाइफ में कुछ आप लोग यूज कर रहे हैं, कहीं पर कुछ जा रहे हैं, कहीं पर कुछ आप लोग एडिशन करना पड़ गया, इवन मनी का भी आपको हिसाब किताब रखना है तो वहां पर भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर रूरल डेवलपमेंट जो महात्मा गांधी अगर बात करें जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है जिसको नरेगा बोलते हैं, वहां पर भी आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। या फिर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना हो गया, वहां पर चीजें देखने को मिलेगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो गया, वहां पर चीजें देखने को मिलेगी। तो ये बेटर इंस्पेक्शन किया जाएगा कि सही तरीके सही इंसान तक सही चीजें पहुंच रही है या फिर नहीं, या फिर इधर उधर जुगाड़ हो रहा है, कहीं कोई बीच में ऐसा तो नहीं लीकेज हो रही है कोई चीजें, तो उनको चेक किया जाएगा और उनको ढंग से देखा जाएगा। तो ये पैटर्न आप लोगों को यहां पर अंडरस्टैंड करना है, जिसके चलते यहां पर चीजें हैं अगर लीकेज कहीं हो रहा है तो वो ना हो और सही इंसान तक सही चीजें पहुंचाई जाए। तो अगर बात करें जेम ट्रिनिटी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है, जनधन अकाउंट हो गया, आधार कार्ड हो गया और मोबाइल हो गया, तो जेम बोला गया था इसको। इन तीनों को मिलाकर कोशिश ये की गई थी कि अगर किसी का जनधन अकाउंट खुला हुआ है जीरो बैलेंस पर, आधार के साथ में काउंट कर दिया और मोबाइल के साथ में कनेक्ट कर दिया, तो उस इंसान के अकाउंट में ही पैसा पहुंचाया जाए सही तरीके से। हालांकि कई बार इंटरनेट की प्रॉब्लम और कई इश्यू होते हैं जिसकी वजह से सैलरी नहीं पहुंच पाती है, तो वो अलग चीजें, पर हाँ फिर भी काफी हद तक काफी सारी चीजें आज के डेट में सुधार दी गई हैं, जिससे बिचौलियों का जो काम था, जो धंधा था, वो काफी हद तक चौपट हो गया। तो अप्रिशिएट करने लायक मूव, तो आप लोग इसको जरूर बोलिएगा। आइए बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज के बारे में। और इंटरनेशनल न्यूज जो फिलहाल सबसे ज्यादा न्यूज में है वो है इंडिया और यूएसए के रिलेशन। कई सारे मुद्दों को लेकर यहां पर भी बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो बात करें कोविड-19 को कैसे टैकल करना है, दूसरा बात करें चाइना को कैसे टैकल करना है, तीसरा बात करें अफगानिस्तान में जो चीज चल रही है उसको कैसे टैकल करना है, क्वाड को कैसे लेकर चलना है। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं दोनों के बीच में जिनको टैकल करने की बात की जा रही है। इंडिया और जो इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं जो कि जयशंकर प्रसाद साहब हैं, उनके द्वारा अभी विजिट किया गया यहाँ पर यूएसए में। तो यहाँ पर यूएसए में जो विजिट किया गया जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डिफेंस सेक्रेटरी यूएसए के, तो यहाँ पर बात करें तो डिफेंस सेक्रेटरी जो उनके साथ में बात की गई, तो यूएसए जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव और यहाँ पर एक तरीके से जो प्राइवेट सेक्टर के तौर पर यहाँ पर चीजों को कैसे लेकर चलना है दोनों कंट्री के द्वारा, उसके बारे में बात की जा रही है। सबसे पहले तो अगर बात करें यहाँ पर एक टर्म है जिसको आप लोग याद रखिएगा, यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल, ठीक है। तो ये बेसिकली डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हम लोग को प्राइवेट सेक्टर को आगे लेकर चलना है, क्योंकि मैक्सिमम चीजें आज के डेट में प्राइवेट सेक्टर के हाथ में ही है, तो कैसे उसको मिलाकर आगे चलना है। और यूएसए में तो काफी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी जो कि प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है। तो एक तरीके की बिजनेस एडवाइजरी जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यहाँ पर कोशिश ये करती है कि इंडिया और यूएसए जो है इन्वेस्टमेंट को आगे लेकर चले, एक दूसरे कंट्री में चीजों को ढंग से आगे लेकर चला जाए। बनाई कब गई थी यहाँ पर, ये 1975 में बनाई गई थी जब हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी थी। अभी कुछ मेजर डिस्कशन हुआ इनके बीच में, बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर अगर बात करें रीजनल इंडो पैसिफिक रीजन में क्या चल रहा है और या फिर ग्लोबल कोई इश्यू है उसके बारे में क्या चल रहा है, उनके ऊपर ये बात कर रहे हैं, ठीक है। म्यांमार को भी कई बार जिक्र किया जाता है, हालांकि जैसा म्यांमार में जो चीजें हैं, अफगानिस्तान से यूएसए बाहर निकल रहे हैं। अभी आप लोगों को मैंने डिस्कस भी किया था कि अफगानिस्तान से यूएसए बाहर निकल रहे हैं, तो चाइना यूएसए और अफगानिस्तान आपस में बातें कर रहे हैं कि चीजों को नॉर्मल कैसे करना है।
इंडिया और जो यूएसए है उनके बारे में बात करें तो इंडिया यूएसए जो स्ट्रेटेजिक और डिफेंस पार्टनरशिप है उसको कैसे आगे लेकर चलना है, क्योंकि डिफेंस के मुद्दे में बोले तो इंडिया को जब से क्वाड इंडिया के द्वारा ज्वाइन किया गया है तो इंडिया को यह बोला जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं जो स्मॉल नेटो बन चुका है आज के डेट में, जिसको नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन आप लोग बोलते हैं, क्वाड को बोला जाता है यहां पर ये कई बार, ठीक है, वो मुद्दा देखने को मिलेगा। वैक्सीन में कैसे मिलकर काम करना है, आज के डेट में हमारी कंट्री में जितनी लार्ज स्केल पर वैक्सीन की रिक्वायरमेंट है तो काफी ज्यादा जरूरी है, तो यूएसए ने बोला कि हम लोग हेल्प करेंगे। इसी के साथ में कॉन्टेम्परेरी जो सिक्योरिटी चैलेंज है, जैसे कि चाइना को लेकर अगर बात की जाए तो उसको कैसे लेकर चलना है, क्योंकि चाइना जब चाहे तब आकर यहां पर एलएसी में आकर बैठ जाता है और उल्टी सीधी हरकतें करता है। सेम चीजें उसकी देखने को मिलती है पैसिफिक ओशन के अंदर में, जब बात करिए साउथ चाइना सी के अंदर में तो उसकी ये चीजें चलती रहती है। इसी के साथ में सपोर्ट कैसे करना है जो रोबस्ट सप्लाई चेन है, आज के डेट में चाइना से काफी सारी चीजें दूर हट रही हैं, चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी को कम करने की कोशिश की जा रही है, तो इस टाइम पर कैसे आप लोगों को चीजों को आगे लेकर चलना है तो उनके बारे में बात की जाती है, किस तरीके से सिचुएशन को आगे बढ़ाना है, तो उसके बारे में दिक्कतें देखने को मिलती है तो उनका सॉल्यूशन निकालना है। तो ये कई सारे मुद्दे हैं जो दोनों कंट्री मिलकर बात करने के लिए तैयार है। वर्किंग वाया जो कंसोर्टियम है, एक तरह ग्रुप आप लोग बोल सकते हैं, वो 40 कंपनीज जो कि ग्लोबल टास्क फोर्स पेंडेमिक रेस्पॉन्स के लिए उनको टास्क दिया गया पेंडेमिक को कैसे टैकल करना है, सपोर्ट प्रोवाइड कराना है इंडिया का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसके बारे में बात की जाएगी। ट्रेड टेक्नोलॉजी और बिजनेस कोऑपरेशन देखने को मिलेगा, तो यानी कि हमारी कंट्री की काफी लार्ज स्केल पर हेल्प करने के लिए तैयार है। पर लेकिन आप लोग एक बात जरूर याद रखिएगा, यूएसए वो कंट्री है जो फ्री में किसी की हेल्प नहीं करेगा, अगर कुछ हेल्प करेगा तो उसके बदले में आप लोगों से जरूर कुछ ना कुछ निकाल लेगा। तो ये वेलकम स्टेप है यहाँ पर यूएसए की साइड से पॉजिटिव। अभी आप लोग बात करें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जिसको आप लोग आईपीआर बोलते हैं, जो कोविड-19 के लिए दवाई बनाई जा रही है ना, दवाई कोई ना कोई कंपनी बना रही है, वो कंपनी ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया, उसमें पैसा लगाया अपना, तो उस कंपनी को आप प्रॉफिट कमाना है। तो यहां पर अगर यूएसए ये बोल देता है कि पेटेंट जो है वो यहां पर कैंसिल किया जाएगा और जेनरिक दवाई बनाने के लिए अलाउ किया जाएगा और दवाई जो है वो काफी सस्ती प्रोवाइड कराई जाएगी ताकि लोगों तक यहां पर वो दवाइयां पहुंचाई जा सके, पेंडेमिक में लोग जो है न मरे ज्यादा। तो यूएसए ने इंडिया और साउथ अफ्रीका के द्वारा जो एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो यूएसए ने उसको सपोर्ट कर दिया है। तो अभी उसको देखते हैं आगे कैसे लेकर चलने हैं, तो वो भी एक चीज है। दोनों मिलकर डील करने हैं कोविड-19 से, कई सारे मुद्दों पर क्लाइमेट चेंज में दोनों मिलकर काम कर रहे हैं कि कैसे इसको सुधार रहे हैं। क्वाड जिसको क्वाड्रिलेटरल फ्रेमवर्क के नाम से जाना जाता है उसमें कैसे काम करने हैं, या फिर यूनाइटेड नेशन के जो अलग अलग इंस्टीट्यूशन है उनमें कैसे मिलकर काम करने हैं। तो बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जहां पर दोनों कंट्री मिलकर काम कर सकती है, यानी कि ये वो एरिया है जहां पर दोनों अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। लोगों से लोगों का कॉन्टैक्ट रहेगा, हमारी कंट्री में यूएसए के लोग काम करेंगे, यूएसए में जाकर हमारी कंट्री के लोग काम करेंगे, तो इंडिया और यूएसए की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो और आगे बढ़ेगी, पेंडेमिक को हेल्प करने में हेल्प मिलेगी। इसी के साथ में सपोर्ट देखने को मिलेगा, इंडो पैसिफिक जो ओशन है जहां चाइना दबदबा दिखाता है उसको कैसे ओपन रखना है, क्लाइमेट के मुद्दे पर लीडरशिप दोनों की सामने निकल कर आएगी। तो वेलकम कोऑपरेशन किया जा रहा है जिसमें लगभग 500 मिलियन का रिलीफ यहां पर प्रोवाइड कराया गया स्टेट, फेडरल और प्राइवेट सेक्टर के लिए। तो फ्रॉम यूएसए टू इंडिया, यानी कि यूएसए से इंडिया में काफी कुछ यहां पर अभी जो सपोर्ट प्रोवाइड कराएगी, तो ये काफी अच्छी चीज देखने को मिली। पर लेकिन ऐसे ही नहीं हो गया, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा जब यहां पर देखा गया कि चीजें जो है वो आउट ऑफ द कंट्रोल जा रही है, तो यूएसए के प्रेसिडेंट से बात की गई कोविड-19 को टैकल करने के लिए, तो यूएसए ने आश्वासन दिया कि हम इसमें हेल्प करेंगे। पर लेकिन वो भी हेल्प इतनी आसान नहीं थी, वहां पर भी अजीब डोभाल साहब के द्वारा शाम दाम दंड भेद लगाया गया जब चीजें थोड़ी आगे बढ़ी। तो कहने का मतलब यह कि यहां पर जो चीजें आ रही हैं वो पैटर्न में आ रही हैं, ऐसा नहीं कि हैफेजर्ड वे में ऐसे आ जा रही है कि हाँ बस हो गया और चीजें खत्म, ठीक है। तो इंडिया के द्वारा पार्टिसिपेट भी किया गया था समिट ऑन जो क्लाइमेट है यहाँ पर, जो कि यूएसए के द्वारा यहाँ पर जो वर्चुअली ये कराएगी, तो इंडिया भी यहाँ पर हर तरीके से यूएसए को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। ऐसी तो बात नहीं है कि यूएसए ही बस आगे आ रहा है घुल फिल का, ठीक है। इंडिया का काफी बड़ा डायस्पोरा आज के में आप लोगों को यूएसए के अंदर देखने को मिलेगा। इवन अगर बात करें उनके फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट करंट आज के में कमला हैरिस, तो इंडियन मूल की पर्सनैलिटी है यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं। इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं काफी अच्छी अच्छी पोजीशन पर आप लोगों को यूएसए में देखने को मिल जाएंगे, तो उनका भी एक लगाव तो यार देश के साथ में रहता ही, भले तुम कहीं कहीं भी चले जाओ। ये बात तो आप लोगों को माननी पड़ेगी, दुनिया के किसी भी कोने में आप लोग जाकर क्यों ना रहने लगे, पर देश के साथ में जो एक लगाव होता है वो कभी नहीं छूटता, चाहे आप लोग किसी भी पोजीशन पर कहीं क्यों ना पहुंच जाए। तो वो भी एक बड़ा रीजन बोल सकते हैं कि इंडिया के साथ में अच्छे खासे रिलेशन यूएसए के आप लोग को देखने को मिलते हैं, ठीक है। आप लोग क्या रहे इसके बारे में जरूर बताइएगा। आइए अब बात करते हैं यहां पर नेशनल न्यूज के बारे में। डोरी यानी कि दहेज किस तरीके से चलता है, उसको किस तरीके से रोका जाए, उसके बारे में बात करते हैं। तो एक नेशनल लेवल की न्यूज है यहाँ पर ये, और फिलहाल अभी सुप्रीम कोर्ट में कुछ बातें डिस्कस की जा रही हैं जिसके चलते अभी ये न्यूज देखने को मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट हमारी कंट्री में हाईएस्ट ऑथोरिटी है, अगर कोई डिसीजन आ गया तो सुप्रीम कोर्ट में फाइनल होगा।
तो यहां पर ये हाईएस्ट अपील ऑथोरिटी आप लोग इसको बोल सकते हैं। यहां पर अभी इसके द्वारा बोला गया इंडियन पिनल कोड यानी कि भारतीय दंड संहिता का उसका जो सेक्शन है, जो भारतीय दंड संहिता का जो सेक्शन है, यहां पर धारा जिसको बोल सकते हैं आप लोग, धारा 304 बी, इसमें बात की जा रही है यहां पर आईपीसी का। इसमें बोला जा रहा है कि अगर आज की डेट में बात करें, कोई प्रॉपर फॉर्मूला नहीं है कि आप लोग क्रुएल्टी जो अगेंस्ट वुमेन की हो रही है उसको कैसे डिसाइड करोगे, तो इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। यानी कि एक पर्टिकुलर वुमेन है, ठीक है, उसको दहेज के मामले में उसको क्या गया, उसको मार दिया गया, उसको गला काट कर मार दिया गया, जलाकर मार दिया गया, या उसको तड़पा तड़पा कर मारा गया, तो क्रुएल्टी कितनी देखने को मिल रही है। यानी कि एक तरीके से ये बोला जा रहा है कि वो जो औरत है जिसको मारा गया है यहां पर, ये वो कितनी यातनाएं झेली रही है यहां पर मरने से पहले, उसको कैसे आप लोग चेक करोगे। एक केस आ गया कि हाँ बस ठीक है ये स्त्री का केस है, उसको ऐसे देख लो, आप लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। कई बार सोसाइटी में, हमारी कंट्री में आप लोगों को देखने को मिलेगा, बड़ी फ्रीक्वेंटली जो औरतें हैं, महिलाएं, उनके रेप हो जाते हैं। अब किसी पर्टिकुलर महिला के साथ में किस तरीके से रेप किया जा रहा है, एक को नॉर्मल रेप, एक को बोला जा रहा है बिल्कुल ब्रूटल तरीके से रेप किया जा रहा है, किस तरीके से कितनी यातनाएं वो झेल रही है। एक का रेप के बाद में हत्या कर दी गई है, जला दिया गया, उसकी बॉडी को फेंक दिया गया। तो सबकी अलग अलग लेवल पर यहां पर इसको नापने की कोशिश की जाती है। पर लेकिन जो दंड होना चाहिए, रेप के नाम पर ये एक ह्यूज दंड यहां पर मिलना चाहिए। उसके बाद में फिर आप लोग उस दंड में और क्या क्या चीजें आप लोग यहां पर काउंट कर सकते हैं वो आप लोग देखिए। तो यहां पर अभी बात कर दी कि यहां पर क्रुएल्टी चेक की जाए, अगर यहां पर अगर महिला को मार दिया गया, ठीक है, तो कितनी बुरी कंडीशन उसने झेली है उसके मरने से पहले। यहां पर अगर जो है ससुराल वालों ने उसके साथ में क्या क्या हरकतें की हैं दहेज के नाम पर, वो चीजें भी अगर पता चले, तो यहां पर जो क्रुएल्टी है उसके लेवल पर उसको जो सजा दी जाए वो सजा थोड़ी सी और बढ़ाई जाए, तो उसको चेक करने की बात की जा रही है। यानी कि जो सेक्शन है 304 बी जो है, उसके द्वारा बोला गया कि डोवरी दहेज हत्या अगर होती है तो उसके बारे में बात की जाती है। तो वुमेन यानी कि जो महिला है वो उसको जलाकर मारा गया है, बॉडी में कोई इंजरी देखने को मिली है, या फिर कोई और सर्कमस्टेंसेस बने हैं, वो सारे चेक करने पड़ते हैं। उसके बाद में 7 साल तक के यहां पर विद इन द 7 ईयर ऑफ हर मैरिज, तभी यहां पर वो केस यहां पर चल पाता है। यानी कि अगर 7 साल के अंदर अंदर दहेज हत्या का केस है तो यहां पर आप लोग को देखने को मिलते हैं। पर लेकिन ये किस तरीके से वो सफर कर रही है, क्रुएल्टी कैसे देखने को मिल रही है, हस्बैंड ने या फिर इन-लॉज ने किस तरीके से उसको मारने से पहले किस तरीके से उसको तड़पाया है उसको दहेज के नाम पर, उस सारी चीजों के बारे में आप लोग कैसे देखेंगे। यानी कि कहने का मतलब यहां पर यह है कि क्रुएल्टी भी यहां पर चेक करनी पड़ेगी कि किस तरीके की यातनाएं उसने झेली है, क्या क्या कंडीशन निकल कर आई, वो सारी चीजें भी तो पता होनी चाहिए। बस यहां पर ये थोड़ा ना कि बस दहेज हत्या हो गई बस उसके बाद में चीजें साइड में होगी, तो ये सारी चीजें भी आप लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी। यानी कि एक्सीडेंटल मौत हो गई, पता चला कि धक्का दिया, कहीं सर लग गया और उसकी वजह से जान चलेगी, ठीक है, या फिर एक तरीके से आत्महत्या करिए, खुद से जलाकर, खुद से जो फांसी पर लटक कर, उस तरीके से चीजें देखने को मिल रही है, ठीक है, तो इस तरीके से उस तरीके से किया, या फिर पकड़कर उसका गला घोटकर मारा गया, तो कई सारी ऐसी चीजें देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीजें अगर बात करें यहां पर सेक्शन 304 बी आईपीसी का जो है, ये डज नॉट कैटेगराइज, यानी कि वो उसको कैटेगराइज नहीं करता है कि मारा कैसे गया, बस हाँ की डेथ होगी उसके बेस पर, तो यहां पर डेथ का मामला सामने आना चाहिए, बस वो चीजें देखने को मिलती है। तो इसके चलते थोड़ा सा और डीप जाने की बात की जा रही है, ताकि सोसाइटी के अंदर जो इविल है यहां पर, ये सोसाइटी के अंदर जो गलत है यहां पर दहेज के नाम पर, जो भी यहां पर जो यहां पर दूल्हे पक्ष के जो लोग हैं यहां पर जब इस तरीके से दहेज के बारे में बात करते हैं, तो उसको कैसे आप लोग यहां पर टैकल करके चलेंगे, तो उसके बारे में यहां पर चीजें सही से फाइंड करने की और सही से उसको एक ढंग से उसको डिसीजन को देखा जाए, तो कोर्ट को भी यहां पर डिस्क्रिशन यूज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बस डेथ होगी तो बस वहां पर उस तरीके से उसको सीधा सीधा देख लिया गया। हो सकता है कितना लार्ज स्केल पर उस महिला को क्रूरटी उसको झेलनी पड़ी है, कितना हरास उसको किया गया है डेथ से पहले, तो सून बिफोर यानी कि जो हरकतें हुई हैं उससे जस्ट पहले कैसी यातनाएं वो महिला झेल रही थी, फिजिकल, वर्बल, इमोशनल, किस तरीके से यहां पर वो चीजें सामने निकल कर आ रही थी। तो सून बिफोर में थोड़ा सा डिस्क्रिशन भी आप लोगों को यूज करना पड़ेगा। बस ये नहीं कि बस डेथ हो गई और सुधा मिलाकर 7 साल की सजा उसको सुना दी, वो वाला सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, या फिर क्या सजा जो भी आप लोग सुना रहे हैं, 5 जितनी भी सजा सुना रहे हैं, तो सिचुएशन थोड़ी समझनी पड़ेगी, सर्कमस्टेंसेस भी देखने पड़ेंगे। रोबोट तो है नहीं बस हो गया बस ऐसे हो गया काम खत्म होगी, तो वो सारी चीजें भी अंडरस्टैंड करने की बात की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यहां पर ये है, अगर कोई भी ऐसा मैटर आता है यहां पर, तो उसके अंदर स्पीडी ट्रायल होनी चाहिए। हमारी कंट्री में नॉर्मली स्पीडी ट्रायल आप लोगों को देखने को मिलती है, केस चल रहा है कि 10 साल, 15 साल, 20 साल, आधे लोग तो बीमारी से वैसे ही मर जाते हैं जब तक यहां पर उनका रियलिटी में टाइम आता है फांसी पर लटकने का। तो ये कंडीशन देखने को मिलेगी, तो थोड़ा सा स्पीडी किया जाए और फेयर तरीके से, फेयर मैनर में चीजों को अंडरस्टैंड किया जाए, पहली बात।
एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर, जो सेक्शन 304B के बारे में बात करें तो इमीडिएटली बिफोर के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो वो चीजें नेसेसरी है कि उसको समझा जाए, ताकि जो हरास किया गया वुमेन को मारने से पहले उसको अंडरस्टैंड कर सके। हमारी कंट्री में अगर डोवरी यानी कि दहेज के नाम पर जो हत्या की जाती है, उसको अगर आप लोगों को मैं आंकड़ा बताऊं तो 40 से 50% जो महिलाएं हैं, यानी कि 50 से 40% के करीब जो महिलाएं हैं, उनको किस तरीके से यहां पर मारा जाता है। तो आप लोगों को क्या अगर 3 ऑप्शन में दूं, एक तो मैंने बोला कि यहां पर उसको कैसे मारा जाता है कि एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, ठीक है। दूसरा बोला कि आत्महत्या हो जाती है, ठीक है। तीसरा एक तरीके से बोला कि ऐसे ही उसकी मौत हो गई, तो यानी कि पकड़कर उसको मार दिया गया, ठीक है। तो किस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो सबसे ज्यादा जो केस है यहां पर वो होता है कि मनुष्य यानी कि इंसान ने उसकी हत्या कर दी, यानी कि 40 से 50% जो केस निकल कर आते हैं वो वाले केस होते हैं जिसमें डायरेक्ट यहां पर उनको मारा जाता है, किसी घर वाले के द्वारा उनको जलाया जाता है। ऐसे केसेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। 2019 में यानी कि 2019 में अकेले अगर आप लोग बोले उसको चेक करने के लिए तो 7115 के करीब ऐसे केस सामने निकल कर आए। तो यहां से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कंडीशन कैसी देखने को मिल रही है। तो ये सारे केस अगर जो निकल कर आते हैं तो इंडियन पेनल कोड भारतीय दंड संहिता ये 304 का जो बी है उसके अंदर इनको चेक किया जाता है। तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसको और अच्छे से इंटरप्रिटेशन इसका किया जाए, चीजों को और अच्छे से अंडरस्टैंड किया जाए, ताकि लिंक किस तरीके का है विक्टिम के बीच में और जो डेथ यहां पर हो रही है और किस तरीके से क्रुएल्टी उनको झेलनी पड़ी, वो सारी बातें भी यहां पर आनी चाहिए निकलकर, तभी सिचुएशन को हम लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा पूरा आर्टिकल और कहां पर किस पर्टिकुलर पोर्शन के बारे में इंडियन पिनल कोड भारतीय दंड संहिता की बात की जा रही है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल माइंड में ना होने, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए मैटर, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। आगे बढ़ता हूं, एक और अगला केस यहां पर कुछ आप लोगों को नई क्लैरिटी माइंड में देकर जाएगा कि क्या क्या कंडीशन चल रही है, तो उसको भी समझ लेते हैं। टाइम टू डिफाइन द लिमिट ऑफ जो सेडिशन यानी कि जो देशद्रोह का चार्ज है उसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो किस तरीके से उसको डिफाइन करना है अभी फिलहाल न्यूज में, किस लिए पहले ये समझिए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर यहां पर अभी केस पहुंचा जिसमें 2 तेलुगु जो बेसिकली न्यूज चैनल है उनके द्वारा कुछ बातें बोलेगी आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट के बारे में। बातें क्या बोलेगी, बेसिकली ये था कि आंध्र प्रदेश के अंदर जो कोविड-19 के केस आ रहे थे निकल कर, तो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट उसको छुपा रही थी। तो ये वाले जो मीडिया चैनल है उसको निकाल कर बाहर ला रहे थे, तो गवर्नमेंट की नाकामयाबी को दिखा रहे थे। तो इसके चलते यहां पर गवर्नमेंट ने क्या किया, देशद्रोह के चार्ज लगा दिए जब यहां पर चीजें सामने निकल कर आई। देखिए न्यूज जो सामने है, किसी की डेथ हो गई एक्सीडेंट से रोड में आकर, ठीक है। अब उस इंसान को ये बोला जाएगा कि रोड के नीचे आकर इसकी डेथ होगी। अब कोई इंसान कोविड-19 से मर गया, अगर वो सच्चाई है और लोगों के सामने लाकर रख दी, तो क्या देशद्रोह का चार्ज उनके ऊपर लगाएंगे। तो चैनल जो है स्टेट गवर्नमेंट ने ब्लेम कर रही है यहां पर कि यहां पर गलत तरीके से मिसयूज किया जा रहा है फ्रीडम ऑफ स्पीच का। चैनल ये बोल रहे हैं कि हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच को सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है। तो दोनों ही आमने सामने यहां पर हो गए। तो चैनल ने अर्ज किया यहां पर सुप्रीम कोर्ट से कि जो इनिशिएट किया गया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग यहां पर हमारे खिलाफ यहां पर, ठीक है। तो सीनियर ऑफिशियल स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ यहां पर ये कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए ताकि उनको कंट्रोल किया जा सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला यहां पर एक तरीके से कि देखिए अगर कोई गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करता है, कोई जर्नलिस्ट है, कोई सोशल मीडिया है, कोई सोशल मीडिया यूजर जैसे फेसबुक या ट्विटर पर, या फिर कोई एक्टिविस्ट है, सिटीजन है। अभी क्या हुआ, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर कई सारे सिलेंडर की, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हुई, तो कई सारे लोगों ने गुहार लगाई ट्विटर पर जाकर कि यार कोई मेरी हेल्प कर दो। तो यहां पर कई सारे केसेस ऐसे निकल कर आए और कई सारे लोगों ने हेल्प भी करी। तो इसकी वजह से जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर साहब हैं उनको ये लगने लगा कि गवर्नमेंट के खिलाफ साजिश की जा रही है, ठीक है। तो उसको चलते उन्होंने क्या किया, कई सारे लोगों को यहां पर ये चीजें रोकने की भी बात की और बोला कि अगर ऐसा कुछ किया तो आप लोगों को पकड़ा जाएगा, ये फेक चीजें हैं। फिर कुछ दिनों बाद हॉस्पिटल में सिलेंडर की कमी होने लगी। तो कई सारी ऐसी चीजें हैं कि गवर्नमेंट जो है वो चीजों को सप्रेस भी करना चाहती है, कई बार नहीं चाहती है, जनता के अंदर है, उसके अलग अलग रीजन है। हो सकता है ज्यादातर जनता के अंदर रोष फैल जाए, ज्यादा दिक्कत देखने को मिले, पर लेकिन कई बार मैक्सिमम चीजें देखने को मिलेगी कि कामयाबी को छिपाने की कोशिश की जाती है, नाकामयाबी को छिपाने की कोशिश यहां पर की जाती है ताकि जनता को पता ना चल जाए कि हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इसके चलते कोविड-19 का मिसमैनेजमेंट जो भी देखने को मिला, वो जब जनता के सामने लाया गया तो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट से वो चीजें पची नहीं। तो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने उठाकर चैनल के ऊपर ही कार्रवाई करना स्टार्ट कर दी। अगर संविधान के अंदर आप लोग जाएंगे तो आर्टिकल 19 है हमारे संविधान के अंदर पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट के अंदर जब आप लोग बात करते हैं आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 के अंदर में, तो यहां पर बात करते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में। तो यहां पर अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन अपना किसी भी तरीके से तो बोलने में या लिखने में या प्रिंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी मैनर में लोगों के सामने चीजें प्रेजेंट कर रहा है, तो आप लोग इसको यहां पर हर टाइम जो देशद्रोह का चार्ज इनके ऊपर नहीं लगा सकते अगर उन्होंने कोई भी ऐसा वायलेशन नहीं किया है। तो एक तरीके से सामने वाले को सप्रेस करने वाली बात होगी, तो ये गलत चीजें हैं। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी यहां पर बोली। सुप्रीम कोर्ट को पता है कि क्या क्या चीजें चल रही हैं। तो सेक्शन 124 जो देशद्रोह का लगाया जाता है, सेक्शन 153A या फिर सेक्शन जो 505, ये है यहां पर इंडियन पिनल कोड भारतीय दंड संहिता का। तो इसके बारे में कुछ बातें की जा रही हैं। अभी आप लोगों को बताता हूं पहले सेक्शन 153A और 505, फिर आप लोगों को 124 के बारे में आप लोगों से बात करूंगा।
तो यहां पर अगर बात करें सेक्शन 153A, ये क्या करता है, अगर दो ग्रुप के बीच में कोई लड़ाई लगवा रहे हैं, चाहे रिलीजन के नाम पर, कास्ट के नाम पर, लैंग्वेज यानी कि भाषा के आधार पर, उनका बर्थ प्लेस के आधार पर, तो ये हार्मनी को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, तो यहां पर आप लोग इनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। सेक्शन 505 अगर बात करें, कोई पब्लिकेशन के थ्रू कोई पंपलेट छापे और उनको सर्कुलेट कर दिया जिसकी वजह से दो ग्रुप के बीच में लड़ाई होगी, तो उसको कैसे करना है, अगर कोई पर्टिकुलर वही चीजें दिखा रहा है जो हो रही है, यानी कि कोई मर गया और वो वही बता रहा है ये मर गया, आप लोग बोल रहे हैं कि क्यों बता रहे हैं कि ये मर गया, तो वो वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से कई बार क्या करते हैं, ये चीजों को सप्रेस करने की कोशिश की जाती है और देशद्रोह के चार्ज यहां पर निकाल कर बैठ जाते हैं। तो ये चीजें भी आप लोग यहां पर अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी, ऐसा नहीं है कि बस अपनी मनमानी आप लोग चलाए जा रहे हैं। तो जो देशद्रोह का चार्ज आप लोग यहां पर लगा रहे हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर, आर्टिकल 124A जो इंडियन पीनल कोड है यानी कि आईपीसी का जो कोड है उसके तहत यहां पर ये चार्ज लगाए जाते हैं। तो यहां पर ये चार्ज जो खुद अपने आप की डेफिनेशन अगर देखेंगे, कोई भी पर्सन अगर कुछ ऐसी हरकतें कर रहा है जिसके चलते यहां पर काफी कुछ गलत देखने को मिल रहे हैं, यानी कि कहने का मतलब यह है कि कुछ यहां पर सोसाइटी के अंदर कुछ ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं कि यहां पर कुछ रिटर्न में, साइन लैंग्वेज में या फिर कोई और तरीके से यहां पर हेट्रेट फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर आप लोग चीजों को बता सकते हैं। पर लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन अगर सच बातें लोगों के सामने रख रखा है, सही बातें जो हो रही है सोसाइटी में वो लोगों को बता रहा है, उसके ऊपर कैसे आप लोग ये मुकदमा लगा सकते हैं। अगर आप लोगों ने किसी के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया, क्या क्या चीजें इसमें देखने को मिलती हैं, एक तो नॉन बेलेबल ऑफेंस हो गया, यानी कि कोई भी आप लोगों को बेल नहीं देगा अगर ये मुकदमा चल गया, ठीक है। दूसरा यहां पर 3 साल से लेके ताऊ उम्र तक का जेल में आप लोगों को सड़ाया जा सकता है, अगर यहां पर लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट भी देखने को मिल सकता है। चौथा, यहां पर कभी भी इंसान को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी अगर देशद्रोह का चार्ज उसके ऊपर लग गया, उसका पासपोर्ट वगैरह जो है वो भी सारे जब्त कर लिए जाते हैं। ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी अगर देशद्रोह का चार्ज लग गया, ताकि वो देश से न भागे। तो ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं, तो ये जरूरी है यहां पर कि देखकर देशद्रोह का चार्ज लगाया जाए, यानी कि बस इंसान को सप्रेस करने के लिए देशद्रोह का चार्ज लगा दिया जाए। तो ऐसे भी कई सारे मुद्दे आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा इसके बारे में, बेसिक इंफॉर्मेशन है, क्वेश्चन बने तो कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। आइए अब बात करते हैं इकोनॉमी के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में। और ये जो इकोनॉमी का जो पोर्शन यहां पर आप लोगों के सामने निकल कर आ रहा है, ये बेसिकली बात कर रहा है पेंशन के बारे में। तो यहां पर पेंशन योजना काफी ज्यादा जरूरी है, बुढ़ापे का सहारा पेंशन हो जाती है एक तरीके से। अगर इंसान जो है कुछ ऐसा काम कर जाए कि बुढ़ापे में जब काम करने लायक हाथ पैर न रहे, तो अगर उस इंसान को पैसे मिलते रहे, तो आप लोगों ने देखा होगा फैमिली के अंदर भी उसकी इज्जत बनी रहती है। वरना ये बोलते हैं कि बस पड़ा हुआ है इंसान। ये आप लोगों में रियलिटी बता रहा हूं, बहुत सारी ऐसी अभी न्यूज निकल कर आई कोविड-19 के टाइम पर कि कई सारे लोगों ने अपने माँ बाप को या बाबा दादी को घर से बाहर निकाल के फेंक दिया, ताकि यहां पर जो बर्डन पड़ रहा है उसको थोड़ा कम किया जा सके घर के ऊपर। जिन्होंने उनको पाला, यहां तक लाकर रखा, पाला पोसा, उन इंसानों को घर से फेंक दे उठाकर। इससे अच्छा तो उन्होंने उस टाइम पर ये सोचा होगा यार इससे अच्छा तो औलाद ही ना होती, तो कम से कम अपनी जिंदगी तो जी लेते। जिनके लिए जिंदगी बर्बाद करी उन्होंने ऐसी हरकतें कर दी। तो ये सिचुएशन आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलती है। तो उस टाइम पर काम क्या आता है, पेंशन। अगर पेंशन है तो इंसान कहीं ना कहीं जाकर अपना जुगाड़ कर लेगा। तो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है यहाँ पर, जिसको PFRDA जिसको बोला जाता है, उसके द्वारा अनाउंस किया गया एसेट अंडर मैनेजमेंट, जो बेसिकली किसके तहत, यहां पर नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत यहां पर अटल पेंशन योजना भी आप लोगों को देखने को मिलती है। तो बोला जा रहा है कि क्रॉस कर चुका है यहां पर 6 ट्रिलियन के करीब माइलस्टोन। तो काफी एक अच्छा अचीवमेंट बोल सकते हैं इस पर्टिकुलर फील्ड में। नेशनल पेंशन जो सिस्टम हमारी कंट्री में 2004 में यहां पर देखने को मिला, ये बेसिकली आर्म फोर्स के लिए नहीं है, उनके लिए अलग से फायदा देखने को मिलते हैं और इंप्लीमेंट किया जाता है PFRDA के थ्रू, यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसके थ्रू ये इंप्लीमेंट किया जाता है। नेशनल पेंशन सिस्टम जो है वो स्टेब्लिश किया जाता है PFRDA के थ्रू और रजिस्टर किया जाता है ऑल द जो एसेट्स हैं यहाँ पर किसके तहत, यहाँ पर NPS यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम के थ्रू, ताकि जो दिक्कत है उसको सॉल्यूशन निकाला जा सके और कोई भी दिक्कत यहाँ पर देखने को नहीं मिले। तो पेंशन जो है उसको बुढ़ापे के सहारे की तरीके से देखा जाता है। तो नेशनल पेंशन सिस्टम काफी बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो कि निर्मला सीतारमण जी के अंडर में, उनके द्वारा ये सारी चीजें देखी जाती है। तो पेंशन का फंड जो है यहाँ पर वो एक तरीके से जो आज के दिन में आप लोग को देखने को मिलता है, सोसाइटी में काफी हद तक काफी बड़ा रोल प्ले करता हुआ है। नेशनल पेंशन जो स्कीम है यहाँ पर, ये 2 तरीके से यहाँ पर इसको देखा जाता है, टायर 1 टायर 2 अकाउंट। न बात की जाती है नो विड्रॉल, यानी कि आप लोग परमानेंट उसके अंदर पैसा डाल देंगे और उसको विड्रॉल नहीं कर सकते हैं, तो उसके बाद में आप लोग को पेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी 60 या 65 साल के बाद में, ठीक है। टायर 2 में यहाँ पर वॉलंटरी विड्रॉल किया जा सकता है, अलाउ किया जाता है यहाँ पर एक तरीके से, ठीक है। अलाउ किया जाता है ओनली व्हेन देयर इज एन एक्टिव टायर 1 अकाउंट। जब टायर 1 अकाउंट है तो टायर 2 से आप लोग विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो विड्रॉल जो है परमिट किया जाता है यहाँ पर अकाउंट पे एज पर द नीड। सब्सक्राइबर की रिक्वायरमेंट क्या है, जब वो क्लेम करता है उसके हिसाब से, यानी कि पेंशन में आप लोगों ने पैसे डाले, आप लोगों को पता चल गया कि शराब दारू पीनी है यहाँ पर किसी
किसी इंसान को जाकर उसको कमी पड़ रही है तो उसके लिए वो निकाल कर ले गया। वो नहीं होना चाहिए सट्टाबाजी कर रहा है, मतलब कोई रियल होना चाहिए कि हाँ पटाखा घर में किसी का ऑपरेशन होना है, अगर वो ऑपरेशन नहीं हुआ तो उसकी जान चली जाएगी, तो कुछ ऐसा डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, तो तब यहां पर चीजें इंप्लीमेंट की जाएंगी। बेनिफिशियरी जो है नॉर्मली 18 से लेकर 65 साल के लोग रहते हैं, इसके बाद में इसको अलाउ नहीं किया जाता है। 18 से लेकर 65 साल का मतलब क्या है? 18 से लेकर 65 साल का मतलब है कि 18 से 65 साल के बीच में अगर आप लोगों ने रजिस्टर कर लिया तो फिर इसके बाद में आप लोगों को पेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाती है। अटल पेंशन योजना 2015 में लॉन्च की गई, क्रिएट करने के लिए यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम ऑल इंडियंस, जो भी चाहे यहां पर आप लोग इसको ले सकते हैं। 57% इसमें मेल है और 43% के करीब आप लोगों को फीमेल देखने को मिलेगी। ये जो इंप्लीमेंट की जा रही है यूनियन टेरिटरी और स्टेट के थ्रू, पर लेकिन ओनली 5% जो एलिजिबल पॉपुलेशन है वो ओनली 5% आप लोगों को देखने को मिलेगी। यानी कि अगर 100 लोग हैं तो उसमें से 5 लोग ऐसे हैं जो यहां पर इस सिस्टम को एंजॉय कर रहे हैं ओनली। अब तक इसको ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया गया, सब तक चीजें नहीं पहुंची या फिर लोगों ने इसको लिया नहीं, तो ऐसा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है ना कि लोग लेते नहीं है, वो बोलते हैं क्या करेंगे इसका, फालतू की चीजें हैं, ठीक है, तो वो भी चीजें देखने को मिलती है। तो ये जो एडमिनिस्टर की जाती है नॉर्मली, तो PFRDA यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यहां पर इसको रेगुलेट करती है और नेशनल पेंशन सिस्टम के थ्रू। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है यहां पर? ये है 18 से लेकर 40 तक का। ये किसकी बात की जा रही है? ये अटल पेंशन वाले मुद्दे की बात की जा रही है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा ये यहां पर 18 से 40 तक का कंट्रीब्यूशन जो आप लोग करेंगे उसके हिसाब से चीजें आप लोगों की चलती नजर आएगी। यहां पर जो आप लोग देखे 1 से लेकर 5,000 तक का यहां पर 60 साल के बाद में आप लोगों को पेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये डिपेंड करेगा कि कंट्रीब्यूशन कितना यहां पर दिया जा रहा है। अगर यहां पर बात करें पेंशन की गारंटी जो है यहां पर मिल जाएगी सब्सक्राइबर को, अगर वाइफ की डेथ हो गई तो हस्बैंड को, हस्बैंड की डेथ हो गई तो वाइफ को, और अगर दोनों की डेथ हो गई तो फिर उनको बच्चों को अंटायर जो यहां पर फंड इकट्ठा हुआ है पूरा, तो जो भी नॉमिनी है उसके अंदर में उसको वो फंड मिल जाएगा। तो ये इस तरीके का मुद्दा यहां पर आज के इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो एक अच्छा सिस्टम आप लोग बोल सकते हैं चीजों को टैकल करने के लिए। तो एक मोटा मोटा आइडियाज के बारे में आप लोगों को होना चाहिए, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं। अभी आप लोगों ने ब्लैक फंगस, अभी आप लोगों ने यहाँ पर और भी कई सारी चीजें देखी, बेसिकली कई सारे फंगस मैंने आप लोगों को पढ़ा है यहाँ पर। अभी जो बात की जा रही है यहाँ पर ये येलो फंगस के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो इसको भी समझते हैं कि ये येलो फंगस क्या है, ताकि आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सकें और क्वेश्चन बन जाए तो आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन देखने को न मिले, ठीक है। तो हम लोगों ने ब्लैक फंगस देखा, व्हाइट फंगस देखा, तो अब येलो फंगस के बारे में बात कर लेते हैं। अभी बेसिकली आफ्टर ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस तो नया मार्केट में आया ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस के बाद में येलो फंगस। तो येलो फंगस जो है यहाँ पर इसको म्यूकोर सेप्टिक, ठीक है, तो याद रखिएगा म्यूकोर सेप्टिक आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसके तहत यहाँ पर इसको बोला जा रहा है। अननेसेसरी जो आप लोगों को थकावट देखने को मिलेगी, बर्निंग सेंसेशन स्किन के अंदर नजर आएगी, ह्यूमिडिटी का जो लेवल है वो 30 से 40% के करीब जो होगा वो प्रमोट करता है इसको, ठीक है। नोट स्टार्ट फ्रॉम द लंग्स, तो लंग्स से ये स्टार्ट नहीं होता है नॉर्मल तरीके से देखा जाए, पर लेकिन कई सारे पोर्शन को बॉडी के ये इफेक्ट करता है, यानी कि कई सारे बॉडी के पोर्शन पर ये इंपैक्ट डालता है। अगर आगे बात की जाए तो यहाँ पर पोटेंशियल कोज जो है यहाँ पर वही है जो नॉर्मल तरीके से देखने को मिलता है, स्टेरॉइड वगैरह किसी की दवाई ऑलरेडी चल रही है, इन्वायरमेंट में गड़बड़ी देखने को मिल रही है, डायबिटीज बहुत ज्यादा हो गई है, साफ सुथरे इन्वायरमेंट में नहीं रह रहे हैं, इम्यूनिटी कमजोर हो गई है, दूसरी कोई बीमारी है साथ में कोमोर्बिडिटी जिसको बोलते हैं। अगर ये दिक्कतें हैं तो ये बीमारी भी आप लोग एक तरीके से इन्वाइट कर रहे हैं, ये रूंगे में मिल जाएगी, ऐसा बोल सकते हैं। कोविड-19 जो है यहाँ पर स्टेरॉइड देखने को मिलता है आप लोगों को, ये एक तरीके से यहाँ पर अगर इंसान का इम्यून सिस्टम जो सही से काम नहीं कर रहा है तो बॉडी की वीक इम्यूनिटी देखने को मिलेगी, तो उसकी वजह से दिक्कत देखने को मिलेगा। सिम्टम्स तो वही है, वेट लॉस हो जाएगा, इंसान को थकावट देखने को मिलेगी, भूख वगैरह न लगना, ठीक है, तो वही सारे कॉमन सिम्टम्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं। और बाकी जो यहाँ पर बात की जाए आंखों के अंदर भी जो नीचे वाली स्किन नहीं होती आंखों के जस्ट नीचे वाली, वहां पर आप लोगों को काफी जलन नजर आएगी और भी कई सारे प्रॉब्लम थोड़ी देखने को मिल सकती है, कई सारे ऑर्गन फेलियर भी सामने आ सकते हैं। अगर इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो येलो जो फंगस है उसके लिए यूज की जा रही है यहाँ पर वही दवाई आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसको बोला जा रहा है यहाँ पर एम्फोटेरिसिन, ठीक है, बी इसको नाम दिया जा रहा है, ये एक तरीका यहाँ पर ट्रीटमेंट है जो भी यूज किया जा रहा है, ठीक है। इवन यहाँ पर ये आप लोगों को ब्लैक फंगस के लिए भी यूज किया जा रहा है, तो यही येलो फंगस के लिए भी यूज किया जा रहा है, ठीक है। बाकी यहाँ पर और बातें की जा रही है। प्रिवेंशन क्या है यहाँ पर कि मॉनिटर किया जाए चीजों को ढंग से, ठीक है, पुराना रखा हुआ खाना वगैरह ना खाया जाए, बासी खाना, ह्यूमिडिटी जो है वो चेक करते रहना चाहिए, ह्यूमिडिटी की वजह से भी कई बार बीमारी देखने को मिल जाती है। तो एक नई और बीमारी सामने आ गई, तो इसके बारे में भी आप लोग आइडिया रख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, यहां पर बात की जा रही है हिस्ट्री के बारे में, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, बेगम सुल्तान जहान, ठीक है, तो इनका नाम आप लोग याद रखिएगा, BSJ, बेगम सुल्तान जहान। इनकी जो यहाँ पर डेथ एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई तो उसके चलते हैं, तो वो तो आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली जो याद रखनी इंपॉर्टेंट चीज है वो याद रखिएगा। ये काफी फिलैंथ्रोपिस्ट यानी कि सोसाइटी की हेल्प करने वाली एक राइटर, एक फेमिनिस्ट यानी कि महिलाओं के लिए काम करने वाली, वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर अगर बात करें
तो ये फर्स्ट वुमेन रही, फर्स्ट फीमेल चांसलर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। ठीक है, बर्थ प्लेस भोपाल में है इनका, यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर। 1857 में क्रांति हुई, हम लोग बात कर रहे हैं 1858 के बारे में। ठीक है, लास्ट बेगम ऑफ भोपाल, भोपाल की लास्ट बेगम थी। रूल किया 1909 से लेकर 1926 तक, ये एक इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। इनके द्वारा कई सारे म्युनिसिपल सिस्टम इंट्रोड्यूस किए गए, म्युनिसिपल इलेक्शन इंट्रोड्यूस किए गए। इसी के साथ में कंस्ट्रक्शन किया गया सिटी और पैलेस के लिए भी इनके द्वारा कई सारी पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी, साफ सफाई, वो सारी चीजें देखने को मिली। वैक्सीन ड्राइव भी चलाई गई रेजिडेंट के लिए ताकि चीजें नॉर्मल हो जाए। प्रोग्रेस जो पॉलिसीज जो इनकी काफी लार्ज स्केल पर महिलाओं के लिए, इनके द्वारा मीटिंग हॉल की स्टार्ट किया गया। ठीक है, लाहौर के अंदर 1913 में। इसी के साथ में इनके द्वारा एग्जीबिशन भी यहां पर देखने को मिला, जिसको नुमाइश जिसको देखिए आप लोगों को ये ऐसी चीजें देखने को मिलती है ना, कई बार आप लोगों से मैच करने के लिए आ जाता है इनके बारे में। ठीक है, तो हल्का सा आइडिया अगर आप लोग रख पाएंगे तो फिर आप लोग को कोई कंफ्यूजन देखने को नहीं मिलेगा। जो भी टर्म ऐसी कोई हिस्ट्री में आप लोगों को देखने को मिलती है, A4 साइज की शीट पर उनको लिखाकर इकट्ठा कर लीजिए और फिर उनका टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहिए। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज कराया गया एग्जीबिशन, ये महिलाओं के लिए हैंडीक्राफ्ट यानी कि जो हथकरघा है इसको सपोर्ट करने के लिए। नुमाइश मसनूयत ये हिंद इसको बोला गया, भोपाल के अंदर वुमेन को एम्प्लॉयमेंट के लिए एक तरीके से सपोर्ट किया गया। फिलैंथ्रोपिक और एजुकेशन के बारे में बात करें तो स्टैब्लिश किया गया इनके द्वारा सुल्तान जहान ये एंडोमेंट ट्रस्ट, यानी कि जो दान होता है उसके बारे में बात की जा रही है। 3 लाख रुपए यहाँ पर इनके द्वारा दिए जाते थे नीडी स्टूडेंट जो यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं, उनकी हेल्प की जाती है। इंस्टीट्यूट जैसे कि लेडी हार्डिंग जो मेडिकल कॉलेज है दिल्ली के अंदर में, और कई सारे रिनाउंड जो स्कूल है यहाँ पर, कॉलेज है मुंबई और कोलकाता के अंदर, काफी लार्ज स्केल पर उनको भी सपोर्ट किया गया। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर ऑथर है यहाँ पर दरास ए हयात। तो याद रखिएगा ये बात करते हैं बेसिकली एजुकेशन और जो पेरेंटिंग है यंग गर्ल के लिए, तो उनके बारे में बात की जाती है। महिलाओं के ऊपर काफी बड़ा रोल था उस टाइम पर, जब यहाँ पर जो पेट्रियार्कल सोसाइटी थी उस टाइम पर यहाँ पर ये इनके द्वारा रिवैम्प किया गया, जैसे इंग्लिश, उर्दू, अर्थमेटिक, होम साइंस, क्राफ्ट, ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती। सुल्तानिया स्कूल इनके द्वारा स्टार्ट किया गया। ठीक है, स्टार्ट किया गया नर्सिंग स्कूल यहाँ पर, लेडी मिंटो नर्सिंग स्कूल। इसी के साथ में फर्स्ट वुमेन चांसलर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो कई सारी इंपॉर्टेंट बातें इनके बारे में मैंने आप लोगों को बताई, तो अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो कंफ्यूजन नहीं रखना है। ठीक है, तो ये थी इनके बारे में नई नई कुछ बातें जो कि आप लोगों को बताना चाहिए। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डे के बारे में जाना, शॉर्ट न्यूज हम लोगों ने देखी। सबसे पहली जो न्यूज थी यहाँ पर, किस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट जो है यहाँ पर अभी इंटरनेट एक्सप्लोरर बंद होने जा रहा है। लिविंग रिलेशनशिप के बारे में क्या क्या चीजें कहीं यहाँ पर वो समझा। आर्टिक जो रीजन है उससे रिलेटेड हम लोगों ने कई सारी बातें जानी। किस तरीके से लोगों को यहाँ पर जेल में डाला जाता था यूएसए के द्वारा, लोकेशन क्या थी वो सारी चीज समझी। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वेरिएबल डेयरनेस अलाउंस के बारे में बात की, वो समझा। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा एक ऐप बनाया जा रहा है मॉनिटर करने के लिए। इंटरनेशनल न्यूज में इंडिया और यूएसए के बीच में जो चीजें चल रही है वो समझी हम लोगों ने। नेशनल न्यूज के बारे में हम लोगों ने डोवरी और डेथ के बारे में चीजें जानी, कंफ्यूजन नहीं रखना है। स्टेट न्यूज में हम लोगों ने यहाँ पर बात की कि किस तरीके से यहाँ पर देशद्रोह को आप लोगों को लेकर चलना है, वो बातें हम लोगों ने समझी। इकोनॉमी के बारे में बात करें तो पेंशन योजना के बारे में हम लोगों ने बात की कि क्या क्या पेंशन योजना है और क्या क्या प्रोविजन है, वो सारे मुद्दे समझे। येलो फंगस के बारे में हम लोगों ने कुछ बातें जानी जो कि बेसिकली कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों ने हमने बेगम सुल्तान जहान के बारे में जाना, इनके जो अच्छे अच्छे काम इनके द्वारा किए गए हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन है, इनको आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। सबसे पहले यहाँ पर किस हाई कोर्ट के द्वारा बोला गया कि सेम प्रोविजन आप लोगों को रखना है महिलाओं के लिए भी, तो ये आप लोग बताइए। और नेक्स्ट यहाँ पर जो बात की जा रही है यहाँ पर AMAP, ये इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। इंटरनेट एक्सप्लोरर कब स्टार्ट किया गया था ये बताइए। किसके द्वारा कंपाइल किया जाता है यहाँ पर वेरिएबल डेयरनेस अलाउंस, ये बताइए। कौन सी मिनिस्ट्री है जिनके द्वारा नेशनल जो मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर है ये बनाया गया, बताइए। व्हाइट फंगस के बारे में बताना है कि इसको और क्या बोला जाता है, कौन सा बेसिकली यहाँ पर ये चीजें देखने को मिलती है। इंडियन पीनल कोड के बारे में आप लोगों को बताना है यहाँ पर कि इसका इंडियन पीनल कोड का कौन सा सेक्शन है जो कि दो ग्रुप के बीच में लड़ाई होती है, तो उनके बारे में बात करता है। ठीक है, व्हाइट फंगस ये बताना है किसके फंगस की वजह से होता है, उसका नाम बताइए, कई बार पढ़ा चुका हूं। ठीक है, नेशनल पेंशन जो सिस्टम है ये PFRDA के द्वारा इंप्लीमेंट की जाती है, फुल फॉर्म बताइए। द्रास ए हयात किसके द्वारा लिखी गई किताब महिलाओं को सपोर्ट करने वाली। ठीक है, आइए अब कल का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं जो कि थोड़ा सा आप लोगों को पता होना चाहिए। 4 जून का, अरे 4 जून का, एक सेकंड, 3 जून का ठीक है, ये वाला है। ठीक है, यहां पर बात की जा रही है, अभी यहां पर रिसेंटली RBI के द्वारा परमिट किया गया, पर मंथ कितनी लिमिट बोली गई है। अगर आप लोग जैसे कि मेट्रो कार्ड से अगर पैसा निकालना चाहते हैं, ठीक है, मैक्सिमम कितने रुपए आप लोग इसके अंदर रख सकते हैं। सुमित्रा ये आइलैंड कहां पर लोकेटेड है आप लोग को ये बताना है। एपिडेमिक एक्ट कौन सा है आप लोग को ये बताना है। OIC, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म बताइए। और कौन सी कंट्री को शांति बनाए रखने के लिए बात करें, उनके लिए ह्यूमन राइट में अभी यहां पर परमानेंट कमीशन की बात की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट बात की जा रही है बेंगलुरु में, अभी हम लोगों ने देखा यहां पर सूरज के चारों ओर एक फिनोमिनन देखने को मिला। ठीक है, तो उसको क्या पुकारा गया, OPV के बारे में आप लोगों को बतानी है। ठीक है, इसी के साथ में यहां पर इसका नाम बताइएगा, कौन सी मिनिस्ट्री है जो कोस्ट गार्ड जिसके अंडर में आती है। ठीक है, 33.7% जो GDP का हम लोग यूज करते हैं इंश्योरेंस के लिए, पर लेकिन हमारी कंट्री में तो इतना है, वर्ल्ड में कितना है ये बताइए। आंसर देख लेते हैं।
आरबीआई परमिट कर रहा है 2000, मैक्सिमम 10,000 पर मंथ आप लोग निकाल सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर सुमित्रा जो आइलैंड है इंडोनेशिया के अंदर में, हम लोगों ने बात की थी कोप्स फ्लोर के बारे में, जो कि काफी एक ऐसा पेड़ जो फूल था जो 10 साल में एक बार खिलता है, जिसके बारे में समझा था। एपिडेमिक डिजीज एक्ट है 1897 का, याद रखिएगा, जो कि म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में बात करता है कि इसको एपिडेमिक डिक्लेयर किया गया कई सारे राज्य के द्वारा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के बारे में बात की तो ये बोल रही है कि यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल को परमानेंट कमीशन बनाओ इजराइल और पैलेस्टीन के लिए। 22 डिग्री जो सर्कुलर हेलो, ये यहां पर अभी देखने को मिला। एक बच्चे के द्वारा कुछ इंफॉर्मेशन भी शेयर की गई, एक काफी इंटरेस्टिंग लगी मुझे। वो मदर के बारे में थी कि मम्मी ये बोलती है कि ये गलत चीजें दिख रही है, थोड़ा नहा लो, साफ कर लो। मम्मियाँ कितनी क्यूट होती है ना। फेसबुक पे मैंने शेयर भी किया था वो। अगर कुछ भी ऐसी चीजें लगती है ना आप लोगों को, या तो आप लोग फेसबुक पर टैग कर दिया कीजिए, या फिर आप लोग इंस्टाग्राम पर, या फिर आप लोग ट्विटर पर, तो टैग कर सकते हैं मुझे। अगर अच्छा लगेगा तो मैं दूसरों तक शेयर जरूर करूंगा, ठीक है। ऑफशोर पेट्रोल विसल के बारे में बात की जा रही है, तो याद रखिएगा इसके बारे में। तो यहाँ पर ये किसके अंडर है, यहाँ पर जिसका नाम सजा गया, इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर में, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में आता है इंडियन कोस्ट गार्ड। वर्ल्ड का एवरेज है 6.3, हमारा है 3.7, तो आधे के बराबर में हम लोग जो हमारी कंट्री में जो इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन है, जो जीएसटी जो हमारा जीडीपी के अंदर, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। कैसा रहा ये डिस्कशन जरूर बताइएगा, और यहाँ पर कितने मार्क्स आप लोग देंगे इस डिस्कशन को ये भी जरूर बताइएगा। पीडीएफ यहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना। पसंद नहीं आया तो डिसलाइक दबाकर जरूर जाना, अगर पसंद नहीं आया लेक्चर तो, ठीक है, वो जरूर दबाना आप लोग। बाकी यहाँ पर भी आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं। तो आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक का बिल्कुल यूज नहीं करना है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। जय हिंद।